अच्छा, कुछ होमवर्क भी दिए थे मैंने। क्या था होमवर्क, ये बतलाओ तो पहले, मुझे तो याद नहीं रहता है। हैं? ग्रीन हाउस गैसेस कौन सा है, पढ़ रहा है? चेक करने के लिए। अच्छा। चलो, बच्चों आप बच्चों आप बातें बंद। क्लास में आने के बाद बात नहीं। होमवर्क लास्ट लेक्चर में मैंने दिया था, ग्रीन हाउस गैस के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़कर आने के लिए। ऑनेस्टली बतलाना किन किन बच्चों ने पढ़ा। हाँ तो ऑनेस्टली बतलाओ, कोई ये छोटे बच्चों क्लास में में खड़ा कर दूंगा या क्लास से बाहर कर दूंगा, ऐसी बात नहीं होगी। किसने, तूने पढ़ा? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा? पढ़ा था। मैक्सिमम बच्चों ने नहीं पढ़ा, क्यों? टाइम नहीं मिला क्या? क्या बेटे? ज्यादा वर्कलोड था, या टाइम नहीं मिला, या कुछ और भी काम था? तो या तो कहो जो होमवर्क मैं ना दूं, लेकिन देता हूं तो पढ़कर आओ, फिर आगे उससे ज्यादा बेटर ढंग से समझ में आएगा उन्हीं चीजों के बारे में। या न्यूज में जब पढ़ोगे उसको फिर जल्दी समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ जिसको पढ़ लिया था। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन है, कोई बता सकता है? इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस, एक एक करके, एक एक करके, सभी एक साथ नहीं चिल्लाना। तो सबसे पीछे से स्टार्ट करो, तुम्हें पता चलो। हाँ, मिथेन। और हाँ, और तुम? हाँ हाँ, वो भी है, हाँ। और कोई तुम पे है? हाँ, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है। तो अब जैसे मान लो ग्रीन हाउस गैस तुमने पहले से पढ़ा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कोई न्यूज आ जाती है तो क्या होगा, जल्दी समझ में आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया पहले से रख लो। ये नहीं जो फर्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे न्यूज में तब समझ में नहीं आएगी आधी चीजें। ठीक है, और क्या दिया था बेटे? क्योटो प्रोटोकॉल पढ़कर आए? क्या है बेटे? हम्म, ठीक है। हम्म, किसने किसने क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में कुछ भी पढ़ा, हेडिंग ही पढ़ लिया, पढ़ा है इसके बारे में? ये कब तक लागू, या इसका खत्म हो गया डेट? 2012, 2002? क्या 2012 या 2002? इसको बाद में एक्सटेंड किया गया था 2012 तक। ठीक है। और भी कुछ था? नहीं। अच्छा अच्छा, चलो अब तुम लोग बतलाओ कहाँ तक क्लास में हमने लेक्चर ले लिया है? स्टोराइड में ट्रोजन हमने करा दिया था, और शायद स्टोराइड भी बतला दिया था मैंने। हाँ, डे कम नहीं हुआ, डे की ड्यूरेशन कम हुआ। ये नहीं जो वहां पर दिन कम होंगे सोने। जैसे तुम मान लो इंडोनेशिया जाओगी, उस जगह पर चाहे विंटर टाइम हो चाहे समर टाइम हो, लगभग 12 घंटे के दिन, 12 घंटे की रात। ठीक है। वही चीज जब चंडीगढ़ में तुम ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर विंटर टाइम में रात हो जाती है 14 घंटे की, और समर टाइम में डे हो जाती है 14 घंटे की, होता है ना? ये जो ड्यूरेशन है 14 घंटे का हो जाना, वहां पर कम होता है। वो 12 का 12 ही रहेगा, 12:30 होगा, ज्यादा से ज्यादा इतना होगा। जैसे ड्यूरेशन ऑफ डे जो होता है, वो सबसे लंबी कहाँ पर होगी? पोल के तरफ। ठीक है। और भी कोई चीज यदि किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो पिछले लेक्चर्स में, पूछ सकते हो।
क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। एक जो होता है ऑर्बिट्स हमारे इन जनरल दो हैं जिसमें हम सेटेलाइट को रखते हैं, आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स को रखते हैं। एक होता है जो अर्थ से सिंक्रोनाइज्ड हो, अर्थ से जो सिंक्रोनाइज्ड होती है उसको कहते हैं जियो सिंक्रोनस। इसका मतलब ये हुआ अर्थ की रोटेशन लगभग कितना है, 24 आवर्स की है। इनकी भी रोटेशन का पीरियड जो रिवॉल्यूशन का पीरियड अराउंड अर्थ है वो भी 24 आवर्स। ठीक है, इसको कहते हैं जियो सिंक्रोनस। हाँ, तब ये इसकी जो ऑर्बिट होगी, जैसे मान लो ये अर्थ है, इसकी ऑर्बिट ऐसे भी 24 घंटे की हो सकती है, या ऐसे भी हो सकती है, या फिर ऐसे भी हो सकती है। 24 आवर्स, ये तीनों के तीनों जो मैंने बनाए तीनों ही क्या है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसी में से एक स्पेशल बताया था मैंने, जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी जो होता है इट इज ए स्पेशल केस ऑफ जियो सिंक्रोनस। जब क्या होता है, अर्थ का कोई भी ऑब्जेक्ट का जो एंगल होगा उसके साथ, यदि वो 10 डिग्री का है तो वो 10 डिग्री ही फॉर एवर रहेगा जब तक वो रोटेट करेगा, रोल करेगी। समझ में आया? और ये तभी हो पाता है व्हेन द ऑर्बिट इज जस्ट ओवर इक्वेटर एट ए पर्टिकुलर हाइट। वो हाइट भी अचीव होता है कौन पर, 36,000 किलोमीटर। तब वो हो जाता है जियो स्टेशनरी। ये भी जियो सिंक्रोनस ही है, क्योंकि इसका भी जो रोटेशन का पीरियड है, रोटेशन नहीं करना, रेवोल्यूशन का पीरियड है अराउंड द अर्थ, वो 24 आवर्स ही है। हाँ, वो स्पेशल केस। ठीक है, इसमें और भी कई केसेस हैं, उतना भी नहीं करोगे, देर मोलिनिया, ये सब अलग अलग केसेस हैं और भी, उतना भी नहीं करना तुम लोगों को। दूसरा मैंने कहा था सन सिंक्रोनस। सन सिंक्रोनस जो होता है पोल टू पोल मूव करती है इस तरह से। जैसे अर्थ का ऊपर में ये पोल है, नीचे में पोल है, तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, क्या ऐसे ऐसे घूमेगा, पोल से पोल। नेचुरली क्या होगा, ये जब ये फॉलो कर रहा है तो किसी न किसी लॉन्गिट्यूड्स को फॉलो कर रहा है ना। जब वो लॉन्गिट्यूड्स को फॉलो करता है, इसका मतलब क्या, उस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड्स में अभी तुम लोगों ने किया नहीं है, उसमें सन की इंक्लिनेशन सेम होती है, तो सन की लाइट की इंक्लिनेशन सेम हो गई, इसलिए कहा था सन सिंक्रोनस। ठीक है, समझ में आ गया? ज्यादातर हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स इसी ऑर्बिट में होते हैं, सन सिंक्रोनस में। और भी कोई डाउट्स है किसी बच्चे का, यदि पिछले क्वेश्चंस पर जो मैंने दिए हैं उसमें कोई डाउट हो तो मैं जो होमवर्क देता हूँ ये इसलिए देता हूँ कि तुम लोग कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लो। ठीक है, और उनमें ये जरूरी नहीं है कि मुझसे आकर फिर से पूछो, ये तुम लोग को समझ में आ गया वेल एंड गुड। मैं चाहता हूँ पढ़ो जरूर, समझ में आए या ना आए कोशिश करो। जब कोशिश करोगे फिर अगले दिन मुझसे पूछोगे, फिर मैं समझा दूंगा। ठीक है, इसलिए कोशिश करना है तुम लोगों को। ये नेवर थिंक कि टीचर आकर लिखाएगा, लिख लेंगे, मैम जैसे कॉलेज क्लासेस में लिखाते थे रट लूंगे और फिर यूपीएससी हो जाएगा, नहीं होता है। इसलिए सेल्फ एफर्ट डेवलप करना होता है। सेल्फ एफर्ट डेवलप करने के लिए मैं होमवर्क दिया करता हूँ। होमवर्क होमवर्क करने की कोशिश करो। ठीक है, कोई और क्या बोलते हैं, अलग इवेंट, पता नहीं चला। देखो, मैंने ये शायद बतलाया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जो है भी अर्थ पर 0.03%, अब बढ़कर हुआ 0.033%। ठीक है, ये चेंज जो हुआ है हंड्रेड्स ऑफ ईयर में हुए हैं, दो इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग देखते हुए कितना ज्यादा होते जा रहा है। ठीक है, तो मैंने उसी में बतलाया था कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इन एटमॉस्फेयर जो आज तुम 0.03% कहते हो, वो एज इट इज ही पास्ट में भी नहीं थी, ये चेंज होता रहा। उसी में मैंने बतलाया था जो अभी जो लेवल तुम देखते हो दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द दैट अलगल इवेंट।
यही बताया था मैंने। अलगल इवेंट क्या होता है, अलगी की ग्रोथ जो होती है वो काफी फास्ट होती है, और दैट डिपेंड्स ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल 1 सेकंड में ही होता है, वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेगा ना। और किसी का, जैसे टॉर्टाइज का 100 साल या 200 साल या 1000 साल हो जाता है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन किसकी फास्ट होगी, जिसकी लाइफ साइकिल थोड़ी सी छोटी होगी। तो अलगी जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, काफी जल्दी मल्टीप्लाई कर जाते हैं। ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन होती है अलगी में फास्ट, वो उसके लिए दो चीजों की जरूरत, चूंकि अलगी एक फोटोसिंथेटिक प्लांट है, वो नाइट्रोजन खुद प्रोड्यूस भी कर लेता है। उसको एक चीज की जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज द फॉस्फेट। किसी भी कारण से, मैंने तुम लोग को एक एग्जाम्पल भी बताया था, किसी के टैंक में, जो मछली वाले टैंक होते हैं, उसमें यदि गलती से तुमने डीएपी डाल दिया, डायमोनियम फॉस्फेट, टैंक में, पानी में जहां पर मछलियां हैं, उसमें यदि गलती से तुमने डीएपी डाल दिया, तो उसकी ग्रोथ, अलगी की ग्रोथ, जो अलगी हल्की हल्की वैसे भी होती है, यदि तुमने इसे जल्दी डाल दिया, कुछ ही देर में देखना पूरी टैंक हरे हरे हो जाएंगे। इतनी ज्यादा ग्रोथ होती है किसकी, अलगी की। ठीक है। उसी पर मैंने बतलाया था, एक समय कार्बन डाइऑक्साइड लेवल काफी ज्यादा हुआ करता था, तो नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता होगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हुई होगी, हीट ट्रैप हुआ होगा, और उसके कारण जो हमारे स्नो कवर्ड एरिया जहां जहां भी होंगे वो मेल्ट किए होंगे, क्या होगा। ठीक है। उसी में मैंने बताया था, जो आर्कटिक ओशन के सराउंडिंग्स में रसिया भी है, कनाडा भी है, और ग्रीनलैंड भी है। रसिया वाले पार्ट में कई ऐसे एरिया है जहां पर रॉक फॉस्फेट्स हैं, कुछ उसमें से सोलेबल भी थे। जब ये ग्लेशियर्स मेल्ट करने लगे, तो उसके साथ साथ वो सोलेबल फॉस्फेट बहकर कहाँ गई, आर्कटिक ओशन में। आर्कटिक ओशन में इसलिए उस टाइम में, उस पर्टिकुलर टाइम में क्या हुआ, काफी ज्यादा अलगी की ग्रोथ हुई। एक लेयर अलगी की लगती थी, तब तक दूसरा लेयर बनकर तैयार, और पिछला वाला लेयर पानी के अंदर, तीसरा उसके ऊपर, फिर दूसरा लेयर हुई पानी के अंदर, इस तरह से डूबता चला गया। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हुआ, वो फोटोसिंथेटिक है, और इसीलिए फोटोसिंथेटिक होने के कारण क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करता रहा कार्बोहाइड्रेट में, और ऑक्सीजन रिलीज करता रहा एटमॉस्फेयर में। कार्बोहाइड्रेट बना पानी के अंदर, ऑक्सीजन तो चला गया एयर में, फिर दूसरा आया, उसने भी फिर वही चीज किया। कि कंटिन्यूस प्रोसेस जो चलता रहा, हमारे एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो गया, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया। समझा। इसको कहते हैं हम अलगल ब्लूम, भी एक सुनते होगे, अलगल इवेंट, एक बात इसे अलगल इवेंट करते हैं। अलगल ब्लूम हो या यूट्रोफिकेशन हो, इन केस में ऑक्सीजन इन द वाटर कम हो जाती है। जैसे मान लो ये टैंक है, इसे पानी है, इसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है। अलगी की ग्रोथ क्या होती है, टॉप में होती है, यहाँ पर होती है, और ये ऊपर में बनता गया, इसके ऊपर फिर नया आया तो ये नीचे दबता गया, ये इस तरह से दबता चला गया। लेकिन जो ये नीचे, इसकी जो लेयर, डिफरेंट लेयर बनती जा रही है, इसमें से पहले देखो इसमें क्या होगा, सन की लाइट का नीचे जाना बंद, ये हुआ। नीचे में जो मछली या कोई भी ऑर्गेनिज्म, उनकी डेथ होने लगेगी। प्लस क्या होता है, अब आफ्टर ऑल ये जो डिकम्पोज कर रहा है, ये भी तो ऑक्सीजन को यूज करते जा रहा है ना। इनके नंबर बढ़ गए, पहले 1 लाख थे, अब 1 करोड़ हो गए। ऑक्सीजन का एक एक मॉलिक्यूल ही कर लिया, था 1 करोड़ मॉलिक्यूल ज्यादा कंज्यूम हो गया। इससे क्या था, ओवरऑल टैंक में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और इसलिए क्या होगा, ये जो मछलियां हैं सभी मर जाते हैं, और सब नीचे में दबने लगते हैं। अल्टीमेटली ये भी जो मर रहा है, वो भी नीचे आकर दब रहा है, इस तरह से दबते चला जाता है, और इससे इसमें डिफरेंट लेयर्स हो जाते हैं। और यहाँ पर एनएरोबिक डिकम्पोजिशन के कारण दैट कन्वर्ट्स इनटू पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये करवाया है शायद मैंने, कि नहीं, अभी करवाया है, मैं अभी नहीं करवाया। तो ये जो नीचे वाला पार्ट, नीचे में जो चला जाता है, अभी इतना ही याद रखना। देखो, डिकम्पोजिशन जब होती है, उसमें ऑक्सीजन यूज होती है। जैसे तुम केले के छिलके को फेंक देते हो, है ना, तो केले का छिलका क्या होता है, 1 दिन 2 दिन बाद देखोगे मिट्टी बन गया, डिकम्पोज कर गया, यही होता है ना, उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन।
तो उस पर बैक्टीरिया ने एक्ट किया। क्लियर? इसे वो डिकम्पोज कर गया। लेकिन जब पानी के अंदर होता है ये, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है ऊपर से, इससे इनकी डिकम्पोजिशन मिट्टी बनाने की नहीं होती, उसमें फॉसिल फ्यूल बन जाता है। बात समझ में आया? यदि यही ऑर्गेनिज्म एयर में होता, सफिशिएंट ऑक्सीजन होती, तब ये क्या होता, मिट्टी बनती। लेकिन वही चीज जब एनएरोबिक, एनएरोबिक का मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एनएरोबिक डिकम्पोजिशन हो, then it is called, then it converts into fossil fuel। इसलिए जब भी किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होगा तो उसमें फॉसिल फ्यूल ही बनेगा, चाहे कोल, चाहे पेट्रोलियम, चाहे नेचुरल गैस। क्लियर हुआ? इसलिए बाय द एनएरोबिक, ये याद रखना आप, बाय द एनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, विच इज फॉर्म फॉसिल फ्यूल, चाहे वो कोल हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे नेचुरल गैस हो। इसमें एक डिफरेंस है, उसको भी नोट कर लेना, जो पानी के अंदर मेरीन ऑर्गेनिज्म्स की डेथ से होती है, देन इट कन्वर्ट्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। लेकिन यदि सेम थिंग हैपेंस, मतलब क्या हुआ है, न्यूज में आ रही है तब भी तुम लोग कोरिलेट नहीं कर पाते। लीगो बतलाया था ना? मैंने दो बतलाया था, लीगो एंड पीटीए, और ये बतलाया था स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी कर ले, लीगो है, जिसका दोनों का ही ये इंटरनेशनल एफर्ट है, कोऑपरेशन है। लीगो इंडिया भी है, जो मैंने कहा कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में, ये हिंगोली में से है। तो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी करने के लिए लीगो बनाया है, और वीक ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी करने के लिए पीटीए। अब जब ये भी जानकारी वहां पर जब पढ़ोगे इसको, तो उसमें लिखा रहता है क्या, दो बड़े मैसिव बिग होल, क्या कहते हैं, बड़े मिले हैं उसमें। तो वो जो दो बड़े मिलते हैं, उसको इसकी स्टडी कहाँ पर की गई, जब वो पढ़ते तुम तो लिखा रहता लिगो। इसका मतलब क्या होगा, दे आर प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल वेव्स। एक्चुअली हमने यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और उसी में से दो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया, एक को हम कहते हैं लीगो, और दूसरा है पीटीए। सॉरी, ये दो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल लेवल पर, और ये दोनों ही प्रोजेक्ट इंडिया में ही एस्टेब्लिश किए गए। इसका ये मतलब कैसा नेटवर्क ऑफ प्रोजेक्ट्स है ये, जैसे लीगो जहां तक मुझे याद, दो यूएसए में है, एक जापान में है, एक इटली में है, एक इंडिया में। पीटीए भी जो है वो एक इंडिया में, और कहाँ कहाँ में, कहाँ तक सर्च कर लेना तुम लोग। तो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी करता है कौन, लीगो। और वीक ग्रेविटेशनल फोर्स की स्टडी के लिए हमने क्या बनाया है, पीटीए। अब ये आया, जो बड़े क्या कहते हैं स्टार की डेथ हो रही है, बड़े स्टार की डेथ कैसे होती है, ब्लैक होल के रूप में। तो ब्लैक होल, दो बड़े ब्लैक होल्स की मर्जर हुई है, और उसमें यह भी कहा गया है, दो ब्लैक होल्स के मर्जर की ऑब्जर्वेशन हमने कहाँ किया, लिगो में। और मैंने तुम लोगों को यह बतलाया था, लिगो जो ऑब्जर्व करता है स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल वेव को, इसका मतलब इससे तुमने क्या कंक्लूड किया, जब दो बड़े ब्लैक होल्स मर्ज करें तो दे प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल वेव्स। दो बड़े ब्लैक होल जब मर्ज करें, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने पढ़ा दिया, और तुम लोग न्यूज में देखते हो, तो उसको कोरिलेट करो ना उस चीज को।
मैंने ये होमवर्क में नहीं दिया था, मैंने ये पढ़ा दिया था। हाँ, क्या क्या बेटे? डाइंग? देखो, डाइंग तो यही होगा, ब्लैक होल जब एक ब्लैक होल काफी बड़ा होता है, एक छोटा होता है, वो दूसरे को सब्ज्यूम कर लेता है। ठीक है, तो जो जो सब्ज्यूम्ड हो रहा है तो डाइंग हुआ। लेकिन जो रिपोर्ट आई थी वो था दोनों ही ब्लैक होल काफी मैसिव हैं, काफी बड़े हैं, एक तरह से दोनों में मर्जर हो रही है, दोनों मर्जर हो रही है। नेचुरली वो एक नया ही ब्लैक होल बनेगा या कुछ और नई नई चीज होगी, उसका तभी पता नहीं है हमें। ठीक है, हो सकता है वो बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग ही हो जाए, क्योंकि जब सारी काफी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगी तो क्या होगा, सारी उतनी उतनी मास है उसकी, वो सारे एक पॉइंट में आ जाएगी, तो वही चीज क्या होता है, वो ब्लास्ट करता है, उसी को हम कहते हैं बिग बैंग। जो ब्लास्ट करेगा फिर से रिफॉर्मेशन ऑफ मैटर्स होगा। अभी हमने स्टडी शुरू ही कर दिया, जो मैंने कहा वहां पर क्या कहते हैं उसका, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में उन पार्टिकल्स की खोज हो रही है। ठीक है, इससे मैटर्स कैसे बनते हैं, मैटर उसमें जब डिटेल पढ़ोगे तुम लोग तो मैटर्स एंड एंटी मैटर दोनों लिखा रहता है, पढ़ा होगा तुम लोग। देखो, कोई भी चीज जो, यदि कोई भी मैटर है, इट मस्ट हैव इट्स अपोजिट एंटी मैटर, और इन्हीं के मिलने से, जैसे तुम देखोगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या है, एक मैटर है, और उसका एक एंटी मैटर है जिसको कहते हैं पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन कहते हैं। ये मैटर हुआ, और दूसरा होता है इसी का उल्टा, पोजिट्रॉन। डिफरेंस ये है, इसमें नेगेटिव पावर है, इसमें पॉजिटिव, मास दोनों का सेम होता है। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट्स के बनने के लिए इन दोनों की जरूरत पड़ती है। तुम एक होमवर्क नोट कर लो, जो इंपॉर्टेंट जो मैटर्स हैं, सब जब तुमने पार्टिकल्स पढ़ा ना, तो पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनके एंटी मैटर भी देख लेना। इसी में से शायद किसी एक मैटर का अभी तक एंटी मैटर का पता नहीं चला है, शायद हिग्स बोसोन ही है शायद। हाँ? क्या? इंटरस्टेलर स्पेस, दो स्टार के बीच में जो खाली जगह है, जहां पर भी कह सकते हो जो जस्ट गैसेस या डस्ट होंगे, या कह सकते हो स्टार की नर्सरी हो जाए वो, तो उसी एरिया को हम कहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। दो स्टार के बीच, सिंपल से वर्ड क्या है, इंटरस्टेलर। दो स्टार, जैसे मान लो सन है, इसके साइड में जो स्टार होगा, उसके बीच में जो खाली जगह है, खाली जगह में खाली जीरो नहीं मान लेना, उसमें दूसरी चीज है, मतलब वहां पे कोई हेवनली बॉडीज का अपना फैमिली नहीं है, दे आर देयर, बट अभी फॉर्मेशन स्टेज में है। दे मे बी कॉल्ड इंटरस्टेलर स्पेस, का सकते, दे मे बी द नर्सरी ऑफ स्टार्स, बनने के स्टेज में होंगे। हाँ? बस वही 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 नेबुला जो है वो भी क्या करते हैं, नर्सरी ऑफ स्टार ही करते हैं उसको। क्या कर रहे थे? हाँ? हाँ, देख लेना होगा। हाँ, हाँ। जहां तक मुझे लगता है सबका है। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद हिग्स बोसोन का ही नहीं मुझे दिख रहा है। ठीक है, इसलिए उसकी खोज हो रही है, यदि हिग्स बोसोन का एंटी मैटर हम पता कर लेंगे, वी कैन क्रिएट द मैटर्स। स्लीपिंग इफेक्ट ऑफ, The sweeping. स्वीपिंग इफेक्ट, अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा ये मैंने तुम लोग को प्लेनेट का डेफिनेशन कराते वक्त बतलाया था, जो हम प्लेनेट किसको कहते हैं, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है स्वीपिंग इफेक्ट। स्वीपिंग इफेक्ट का ये है अपने आसपास को सफाई कर दे, सिंपल से वर्ड में। और सफाई कैसे, यदि मान लो कोई प्लेनेट है, उसके आसपास में कोई छोटी सी रॉकी या कुछ ही पार्ट आगे से मून आ गया, सेटेलाइट आ गया, या तो उसका गुलाम बन जाए, उसके चारों तरफ घूमे,
या फिर वो उसके अंदर आ जाए, या फिर वो उसको एक्सपेल कर दे। इसी के लिए वर्ड है वो स्वीपिंग इफेक्ट। जो ऐसा नहीं कर पाता है उसको हमने प्लानिटरी सिस्टम से निकाल दिया है। उसी मैंने बताया था प्लूटो को। प्लूटो का एक सैटेलाइट है चेरॉन, उसके पास में है, एंड बोथ आर रिवॉल्विंग राउंड ईच अदर। वो एक तरह से बाइनरी और हेवनली बॉडीज की तरह बिहेव कर रहा है, जिससे चेरॉन इज नॉट टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ प्लूटो, इसलिए स्वीपिंग नहीं कर पाया। ठीक है। Yes, sir. क्लियर हो गया? और भी कोई यूनिवर्स से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं किसी बच्चे को तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट आता है जियोमॉर्फोलॉजी। जियो मतलब अर्थ, अर्थ का स्टडी करना। सबसे पहला इसमें है शेप ऑफ द अर्थ। ऐसी लिख लो। हो गया सब? लिख लिया सबने? पहला है शेप ऑफ अर्थ। मुझे लगता है सभी बच्चे जानते होंगे क्या है। ज्यो। इसका मतलब स्फेयर नहीं है। अर्थ के लिए तीनों ही चीज करेक्ट है। तीनों ही शेप दिया गया, स्फेरिकल, स्फेरॉइड और ज्योइड। लेकिन यदि मान लो आता है स्फेरिकल तो ये भी करेक्ट है, आता है स्फेरॉइड वो भी करेक्ट है, ज्योइड तो वो भी करेक्ट है। लेकिन मान लो ये दो आए हैं, ए एंड बी, और इसमें से एनी वन चूज करना है, तब तब स्फेरॉइड करोगे। ट्रू स्फेरिकल नहीं है अर्थ, वो उसके ऊपर और नीचे मतलब पोल पर क्या है वो थोड़ा सा फ्लैट है।
इसलिए ट्रू एस्फेरॉइड, इसलिए हम क्या कहेंगे, यदि इन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा देन गो फॉर एस्फेरॉइड। इन मान लो इन तीनों में से किसी एक को चूज करना हो तो तब जियोइड लिखो, अर्थ लाइक से। ठीक है, वैसे यूपीएससी में ये एक्सपेक्ट करते हैं यूपीएससी देगा ये क्वेश्चन? क्या देगा? नहीं देगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो स्फेरॉइड या स्फेरिकल, जो भी है, स्फेरिकल हमारा शेप है, तो इसके बारे में क्या एविडेंसेस थे जो हमें काफी पुराने जमाने से हम जानते हैं जो अर्थ इज स्फेरिकल, कम से कम इंडिया में तो इसके बारे में जानकारी काफी पुरानी है। इसका मैं क्यों प्रूफ दे सकता हूँ, इसका जो इंडिया में यदि सबसे पहले अर्थ इज स्फेरिकल की जानकारी किसी को थी तो वो तो इंडियंस को थी। व्हाट इज द बेसिस? हाँ, रिलीजियस टेक्स्ट में क्या था? अच्छा, बड़ा हफ्तारी सब जो दिखलाया, चलो पिक्चर भी इसने कहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज तो मैं उसको नहीं लेकर चलता हूँ, मैं ये देख चलता हूँ हमने ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं, नाम क्या है? भू इज गोल, एंड दैट हैज बीन मेंशन्ड इन अतरे ब्रह्मणा, क्या है उसमें मेंशन किया गया है, स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड भूगोल। इसका मतलब दे हैड द आइडिया अर्थ इज गोल, लेकिन हमें कहा गया सपेरों का देश। जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं वो हमें कहते थे, अब तो नहीं कहते हैं, लेकिन पहले कहते थे सपेरों का देश, काला जादू करने वाले लोग हैं इस। ठीक है, और फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको डिक्लेयर किया? जिसने कहा अर्थ इज फ्लैट डिस्क फ्लोटिंग इन ए डिस्क, वो ही बिकेम द फादर ऑफ ज्योग्राफी। एरेक्टोस्थनीज की क्या नाम है? तो यहाँ पर उनके वेस्टर्न माइंडसेट और उसी को जानने वाले समझने वाले इंडिया में उसका क्या कहते हैं, गुलाम आज ही पड़े हुए हैं। व्हाट दे गेव इन 18th 17th सेंचुरी, हमने उसको बीसी में दे दिया था। लेकिन आज भी लोग यही कहेंगे, यदि इंग्लिश में नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी साइंस वीक हो जाएगी। हमारी साइंस जितनी डेवलप्ड, बल्कि हमारे साइंस पर ही मैंने वो शायद वो एग्जाम्पल ही दिया था, क्या सत्येंद्रनाथ बोस का, उसका नकल करने वाला कितना नोबेल प्राइज लेकर चला गया, आइंस्टाइन नकल करके बड़ा साइंटिस्ट बन गया, और सत्येंद्रनाथ बोस की कहीं गिनती नहीं। इसलिए मैंने कहा हमारे फाइंडिंग्स जो थे वो काफी, हाँ तब वो एविडेंस बेस्ड थी। तो नेचुरली है, अब मेरा क्वेश्चन आ रहा है ये, व्हाट आर द एविडेंसेस टू प्रूव दैट अर्थ इज स्फेरिकल? तो हम, मुझे जो लगता है हमारे लोगों ने गेस किया होगा अर्थ इज स्फेरिकल, दैट इज बाय द स्टडी ऑफ एक्लिप्स। जो ग्रहण लगते हैं, तो ग्रहण पर हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उसी पर बेस्ड ही है, कब क्या होगा नहीं होगा उसी हिसाब से वो लिखते हैं, और एक्लिप्स को ऑब्जर्व करते होंगे। अब तुम लोगों से क्वेश्चन है कौन से एक्लिप्स से उन्होंने गेस किया होगा या एज्यूम किया होगा अर्थ इज स्फेरिकल? मैंने एक्लिप्स तो करा दिया है शायद, आई थिंक सो, सोलर या ल्यूनर। अर्थ इज स्फेरिकल, इसको एज्यूम कर कब क्या होगा, किसको स्टडी करती है? ल्यूनर एक्लिप्स। हाँ, अर्थ की शेडो पड़ती है। जैसे मान लो ये मून है, अब मून पर जब भी ग्रहण लगता है वो शेप ऐसे सीधा नहीं होता, कैसे होता है? ऐसे होता है। इसी को यदि हम एक्स्ट्रापोलेट करें तो अर्थ का शेप कितना हो, कैसे हो जाएगा? स्फेरिकल हो जाएगा ना। इसलिए ल्यूनर एक्लिप्स से हमने एज्यूम किया होगा अर्थ इज स्फेरिकल। वैसे एपिक्स में बहुत सारे जगहों पर कहा ही गया है ना, हनुमान जी एक बार चारों तरफ घूम आए, तो ये सब चीज, इसका मतलब उनका ऑब्जर्वेशन बेस्ड था। अब कहानी क्या है, सही है नहीं है, वो दूसरी चीज है, लेकिन यदि उन्होंने इसको मेंशन किया था उस समय तो इसको दे हैड द नॉलेज
तो हम अल्टीमेटली घूमकर उस जगह आ सकते। इसलिए सेकंड एविडेंस क्या हो जाता है, सरकम नेविगेशन। पहला एविडेंस समझ में आ गया, ल्यूनर एक्लिप्स। दूसरा एविडेंस क्या है, सरकम नेविगेशन। क्या बोलते हैं, देखो जब ये स्फेरिकल है, ठीक है, इस जगह से तुम चलती हो और ऐसे ऐसे जाती हो, तो फिर वापस क्या होगा, यहीं पर आ जाओगी ना, सेम पॉइंट पर आ सकती हो। यदि ये फ्लैट है तो यहाँ से आते थे कहीं कहीं गिर जाओगी, या फिर यदि ये काफी लंबा है तो तुम यहाँ पर तो कम से कम वापस नहीं आ सकते। इसलिए स्फेरिकल में ही क्या होता है, तुम वहीं पर जहां से स्टार्ट करते हो वहां पर तुम आ सकते हो। उसी को कहते हैं सरकम, क्योंकि स्फेरिकल है। इसलिए स्फेरिकल शेप में ही सरकम नेविगेशन होगी, तो सेम पॉइंट पर तुम बार बार आओगे। इसलिए सरकम नेविगेशन एक प्रूफ है। हाँ, तब अगेन द क्रेडिट गोज टू नॉट हनुमान बट टू फर्डिनेंड मैगलन। ठीक है, जो माना जाता है फर्स्ट पर्सन टू सरकम नेविगेट द अर्थ क्या है, फर्डिनेंड मैगेलन। इनको कहा जाता है इन्होंने पहली बार अर्थ का सरकम नेविगेट किया। हाँ, एक चक्कर मारा। बट द रियलिटी इज दिस, फर्डिनेंड मैगेलन जो कि पुर्तगाल से शायद स्टार्ट हुआ था उसका जर्नी, पुर्तगाल यूरोप से, उस जगह से चला वो दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका जो है उसके नीचे टिप पर गया, फिर वापस गया ऊपर। सोच लो कितना साल लगा होगा उस समय में। घूमते घूमते पहुंचा फिलीपींस। फिलीपींस जब पहुंचा तो वहां पर ट्राइबल्स ने उसको मार दिया। इसलिए फर्डिनेंड, जो फर्डिनेंड मैगलन है, ही वाज किल्ड इन फिलीपींस। हाँ, तब उसके जो अदर नाविक थे वो नाव लेकर वहां से भागे, इंडोनेशिया ये सब होते हुए फिर वापस अफ्रीका के नीचे से होते हुए फिर यूरोप पहुंचे। ठीक, इसलिए ये काफी डिफिकल्ट उस समय के हिसाब से तो खुद काफी डिफिकल्ट जर्नी उन्होंने की। इसलिए उन्हीं का नाम आता है फर्स्ट पर्सन टू सरकम नेविगेट द अर्थ, फर्डिनेंड मैगल। और चूंकि उन्होंने साउथ अमेरिका के टिप से क्रॉस करके फिर ऊपर गए थे, इसलिए जो वहां पर देखोगे साउथ अमेरिका के टिप पर एक स्ट्रेट है, एक स्ट्रेट है जिसका नाम है मैगलन स्ट्रेट। उसी के नाम पर रखा गया है, मैगलन स्ट्रेट। व्हाट इज दिस स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या है, क्या होता है, लिख लो इसका डेफिनेशन। इट इज द नैरो वाटर बॉडी, इट इज ए नैरो वाटर बॉडी ज्वाइनिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज, ज्वाइनिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज, ब्रैकेट में एक लिख लेना और भी इसके आगे, एंड सेपरेटिंग टू लैंड मासेस। वहां पर लार्ज नहीं लिखा है मैंने, सेपरेटिंग टू लैंड मासेस, ज्वाइनिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज, और ब्रैकेट में भी लिख लेना, कहीं यूपीएससी उल्टा ना चॉइस में दे दे, सेपरेटिंग टू लैंड मासेस। मैगेलन स्ट्रेट जो साउथ अमेरिका के नीचे में है, मैगेलन स्ट्रेट, साउथ अमेरिका नहीं सॉरी, हाँ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के नीचे में जो है मैगेलन स्ट्रेट, उसी को क्रॉस करके गया। अब इससे रिलेटेड होमवर्क दूं, परमिशन है तो लिख लो। कई स्टेट्स हैं जो न्यूज में हैं, उसी में से एक बार बार न्यूज में आ रहा है, हॉर्मुज। ये ईरान के जस्ट नीचे में हॉर्मुज स्ट्रेट। इसकी लोकेशन मैं नेक्स्ट डे पूछूंगा तुम लोगों से, पता ही है, पढ़ कर आना, तभी जब मैं पूछूंगा तभी पता नहीं होगा। तो इसलिए पढ़ने का मतलब है कुछ ना कुछ उसमें ट्रिक्स है, इसलिए मैंने कहा उसको पढ़ कर आना। फिर उसके आगे हाँ तब उसकी ब्रीफ हिस्ट्री बतला दूं।
वर्ल्ड में कुछ चोक पॉइंट्स कहते हैं उसको। वर्ल्ड में कुछ चोक पॉइंट्स हैं, उनमें से एक ये भी माना जाता है। दूसरा एक आता है, क्या नाम है उसका, मलाका स्ट्रेट। मलाका स्ट्रेट देखो सब, देखो तो इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में है क्या ये, मलाका स्ट्रेट। ये वर्ल्ड के दो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स माने जाते हैं। वो सिंगापुर इंडोनेशिया के बीच में या मलेशिया के बीच में, देखना मलाका स्ट्रेट ही शायद है। ये चोक पॉइंट क्या होता है, यदि इसको हमने बंद कर दिया तो अर्थ की जो ट्रांसपोर्टेशन है टोटल सीज कर जाएगी, नेविगेशन। क्योंकि वर्ल्ड जो ट्रेड होती है और उसका मेन सोर्स क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट। और ये दोनों इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं। यदि ये क्या कहते हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया, फिर ज्यादा दिनों तक बंद रह गया, तो कई कंट्री की बत्ती गुल हो जाएगी। कि सप्लाई एनर्जी का सोर्स मेन वही है, पेट्रोलियम का मेन सोर्स वहीं पर है, नेचुरल गैस मेन सोर्स वहीं से आता है। उसी तरह से मलाका स्ट्रेट जो है वो पैसिफिक और इंडियन ओशन को कनेक्ट करती है। यदि इसको रोक दिया गया तो नेचुरली पैसिफिक ओशन में जो सारे सामान जैसे जापान हो चाइना हो इन सब कुछ आता है वो सारा बंद हो जाएगा एक ही बार, या इंडिया के लिए जो आता है वो भी बंद हो जाएगा उधर से। इसे दीज आर द टू इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स। इनको लोकेट करना, पढ़ कर आना। ये नहीं है यदि सारा कुछ पढ़ लोगे कोई बात नहीं, मुझे याद रहा तो कुछ पूछ लूंगा उसमें से। ठीक है, अच्छा ये स्टेट तो समझ में आ गया। इसी तरह का अपोजिट वर्ड भी है एक, अपोजिट इन द सेंस, अभी मैंने क्या, नैरो वाटर बॉडी। उसी तरह से इसका होता है नैरो लैंड मास, उसको हम कहते हैं इस्थमस। तो इस्थमस क्या है, नैरो लैंड मास connecting two large land masses and separating two water bodies. Isthmus क्या है, it is a narrow land mass connecting two large land masses, और ब्रैकेट में लिखना separating two water bodies. Separating two water bodies. और इसी में फेमस नाम आता है पनामा इस्थमस, इस्थमस ऑफ पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऑफ स्वेज, और इसलिए इन स्वेज, पनामा और स्वेज, और यही दोनों जगहों पर ये काफी पतली सी लैंड मास है दोनों में, लेकिन ये दो ओशंस को इस तरह से सेपरेट कर देती है जिसको कनेक्ट करने के लिए तुमको काफी लंबी दूरी तय करनी, 7,000 8,000 किलोमीटर ज्यादा दूरी हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर क्या करते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको से तुम निकलोगे, उस जगह से उस जगह फिर वापस दूसरी साइड कैलिफोर्निया साइड में जाओगे, तो मुझे लगता है 8-9 हज़ार किलोमीटर से ज्यादा का होगा, डिस्टेंस एक्स्ट्रा हो जाएगा। जबकि उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, मुश्किल से 500,000 किलोमीटर। और इसीलिए इन दोनों ही जगहों पर ये क्या कहते हैं, यूएसए इसमें लीड रोल था पहले, हालांकि बनाया पहले कौन, फ्रांस। और स्टार्टिंग जो पनामा कैनाल का हुआ है, स्टार्टिंग फ्रेंच कंपनी ने शुरू की, इन कंप्लीट किया उसको यूएस की कंपनी ने। और इसीलिए काफी दिनों तक पनामा कैनाल वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसए। ये अभी न्यूज में है, इसलिए इसको पढ़ोगे तुम लोग डिटेल जाकर, मतलब ये यूएसए के कंट्रोल में काफी सालों तक रहा। बाद में इसको कंट्रोल दिया गया एक अथॉरिटी को जो पनामा का ही था,
और अल्टीमेटली यहाँ से यूएसए विड्रॉ कर गया शायद 96 या 90 के आसपास में। तो पढ़ लेना उसके बारे में जो भी हो। अभी चर्चा क्या है, ट्रम्प हैज डिक्लेयर्ड कि पनामा को हम फिर से अपने कंट्रोल में लेंगे। कारण ये बतलाया जा रहा है कि पनामा कैनाल से जाने आने पर यूएस के जहाजों को काफी ज्यादा चार्ज लिया जाता है, और साथ में ये भी चार्ज है उसके आसपास के एरिया को डेवलप करने के लिए चाइनीज इन्वेस्टमेंट उन्होंने ले लिया है। और इसीलिए ट्रम्प हैज डिक्लेयर्ड कि मैं पनामा को अपने अंदर लूंगा, अपने कंट्रोल में लूंगा। इसलिए वो न्यूज में है, समझ में आ गया। इसलिए डिटेल उसकी थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ लेना। इसमें कई लॉक सिस्टम है। लॉक सिस्टम मतलब होता है लेवल ऑफ वाटर बिटवीन अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन सेम नहीं है। यदि हम दोनों को सीधा कनेक्ट कर देंगे तो एक तरफ का पानी धड़ाधड़ दूसरी तरफ गिरना शुरू हो जाएगा, और इसीलिए उसको रोकने के लिए हमने लॉक सिस्टम बनाया है। जैसे कोई जहाज आती है तो पहले उसको रोका जाता है, उसका पानी का लेवल बढ़ाया तो ऊपर उठता है, फिर दूसरी तरफ जाता है। इसलिए लॉक सिस्टम, कई लॉक्स हैं इसमें पनामा कैनाल में। ठीक है, इसलिए वही पनामा इस्तेमाल सब पनामा को ही में ही पनामा कैनाल बनाया गया है। उसको चूंकि भी चर्चा में है तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लोकेशन पढ़ना है, प्लस उसमें लॉक्स यदि कोई इंपॉर्टेंट एक दो लॉक है तो उसको नाम नोट कर लेना तुम लोग। थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री भी देख जान लेना। वैसे मैंने बतला दिया है, पहले फ्रांस आए थे फिर बाद में यूएस की कंपनी। ठीक, इसी तरह का दूसरा है स्वेज कैनाल। तो स्वेज कैनाल जो है उसको भी बनाया फ्रांस ने पहले, लेकिन कंप्लीट ब्रिटेन ने किया, ब्रिटेन ने। इसलिए इन दोनों के ही कंट्रोल में रहा वो। अगेन इसकी भी हिस्ट्री पढ़ोगे, कंट्रोल रहा हमेशा से इन लोगों का। बाद में इजिप्ट ने इस पर कब्जा किया, नेशनलाइज किया, जिसके कारण तो वहां पर क्या कहते हैं, इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई इजिप्ट से हुई थी, मतलब वार भी हुआ उसके लिए। अल्टीमेटली अभी प्रेजेंट टाइम में इजिप्ट का ही कब्जा है। ठीक है, तो इन दोनों का दो इस्तेमस पढ़ लेना, मतलब कैनाल के बारे में डिटेल पढ़ लेना थोड़ा सा, और दो स्टेट्स के बारे में। इसलिए पहला समझ, दो मैंने अभी तक एविडेंस बतलाए हैं। अर्थ जो एक्स्ट्रा बतलाता हूं मैं उसको साइड में लिख लिया करो, उसको होमवर्क के रूप में पढ़कर आना। नेक्स्ट क्लास में ऑनेस्टली मुझे बतला देना, मुझे याद नहीं रहेगा जो मैंने क्या दिया है होमवर्क। मेरा पर्पस ये नहीं है मैं तुम लोगों की जानकारी लूं, मेरा पर्पस ये है तुम लोग की हैबिट इस तरह का बन जाए। एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। यदि तुम लोग स्टिक करोगे जो अभी मैम ने लिखाया था वही पढ़कर आना है तो यूपीएससी फिर नहीं कर पाओगे। एड ऑन होता है हमेशा, एड ऑन, वही एड ऑन करवाने के लिए मैं ये सब चीजें कर। ठीक है, अब फिर वापस आ जाओ कि यहाँ पर अर्थ इज स्फेरिकल। उसमें दो एविडेंस अभी तक मैंने बतलाया। एक बतलाया मैंने एक लूनर एक्लिप्स, और दूसरा सरकम नेविगेशन। चलो एक सरकम नेविगेशन और भी एक न्यूज में है अभी, तो क्या है ये बतलाओ, न्यूज पढ़ते होगे तो। सरकम नेविगेशन अभी न्यूज में है, उसका नाम बतलाओ कोई न्यूज। वेरी गुड, इंडियन नेवी की। उसमें क्या है, सारी महिलाएं हैं, तो इसलिए ऑल फीमेल टीम, और वो शायद इंडियन नेवी से ही हैं सारे। उनका वो किस शिप से जा रहे हैं वो भी नाम नोट कर लेना। और उनका इनका एफर्ट पहले भी हो चुका है, 2-3 साल पहले भी इन्होंने घूमे ये, मतलब सरकम नेविगेट किया है। तो इसलिए फीमेल टीम कर रही है तो यूनिक हो जाता है, वो सरकम नेविगेशन में जा रही है और अभी जा रही है। तो इसलिए पिछला भी पढ़ लेना। पिछला तो मुझे नाम है शायद तारिणी या कुछ नाम था उसका जहाज, INS तारिणी या कुछ था इस तरह। तो जब उसकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो सारे नोट डाउन कर लेना। ये भी सरकम नेविगेशन अभी भी चल रही है और कई टीम उसमें लगे रहते हैं। अब तुमको सर एक ने कर लिया तो फिर बार बार क्या प्रूव करने के लिए जाते हैं स्फेरिकल है? नहीं बेटे, इसमें क्या होता है, जब हमारी टीम, हमारी नेवी इस तरह से सरकम नेविगेट करती है, दे पास थ्रू डिफरेंट जोन्स। वहां पर वो डिफरेंट डिफिकल्टी को फेस करते हैं,
और इसीलिए उस डिफिकल्टी अपने अनुभव को बतलाते हैं, फिर हमारी जहाज उसी हिसाब से बनती है। तो ये नहीं समझना ये फालतू का काम किया है। जब एक बार प्रूफ हो गया अर्थ इज स्फेरिकल, तो बार बार क्यों घूमने जाते हैं। तो ये क्या है, हम वर्ल्ड की मैपिंग कर रहे हैं, डिफिकल्टी को हम पता करते हैं, उसी हिसाब से नेवी के प्रिपेयर्डनेस को तैयार करते हैं, इसलिए ये चीजें होती हैं। ठीक है, इसलिए इसको भी, ये भी होमवर्क के रूप में नोट कर लेना। मुझे नाम सब याद नहीं है, नाम भी नोट कर लेना। कौन कौन उतना करने की जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट टाइम जो गए थे शायद उसका नाम यदि पूछ दे तो। अब थर्ड एविडेंस पर आ जाओ। थर्ड एविडेंस जो है वो है, कितने बच्चे तुम लोग कोस्टल एरिया में गए हो। कोई बीचेस पर गए हो। कौन सा। साउथ इंडिया सारा है, वाह वेरी गुड। और और कोई नहीं गया। बीच पर जब गए हो कहीं पर खड़े हो गए वैसे ही, तो देखोगे क्या, तुम यदि यहाँ पर खड़े हो तो पहले जहाज दिखेगा नहीं, उसका क्या दिखेगा, झंडा दिखता है। पहले झंडा दिखेगा, फिर उसका ऊपर मतलब पहले वो नीचे है तो इसलिए नहीं दिख रहा है। अब ये धीरे धीरे, तब फिर इसका तुम सारे बॉडी पार्ट देख रहे हो उसके। ये शिप्स विजिबिलिटी जो है ये प्रूव करता जा रही है स्फेरिकल। ठीक है, इसलिए ये शिप्स विजिबिलिटी एक स्फेरिसिटी को प्रूव कर रहा है, अर्थ इज स्फेरिकल। समझ में आ गया। हाँ, लेकिन तब इसके लिए यदि प्रैक्टिकल देखना चाहते हो, अरेंज फॉर द ट्रिप, उससे मुझे गाइड रख लेना। तो हम सब चलेंगे गोवा। तो यहाँ के लोगों के लिए तो गोवा ही एक मेन डेस्टिनेशन होता है। तो मैंने यहाँ पर जब भी बच्चों से पूछा है, सब कहता है गोवा। मैंने कहा उसके अलावे भी बहुत सारे बीचेज हैं। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यदि यदि सर्वे कर लो किसी भी गांव का, तो पता चलेगा यदि उसमें से 10 आदमी बीचेज पर गए हैं कहीं पर भी, उनमें से 9 का यदि नाम आएगा गोवा गया है। तो यहाँ के लिए गोवा ही मेन डेस्टिनेशन होती है। तो उस बीच पर इस तरह से तुम ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, बट इसको याद रखना, यूपीएससी इसमें क्या आता है, कह सकता है क्या शिप्स विजिबिलिटी कैन बी टेकन एज प्रूफ ऑफ अर्थ स्पेरिसिटी नियर पोल्स। क्वेश्चन समझ में आया। शिप्स विजिबिलिटी एज एन एविडेंस कैन बी टेकन एज ए प्रूफ ऑफ अर्थ स्पेरिसिटी नियर पोल और नॉट। क्यों, वाई। पहली बात तो फ्लैट है। पहली बात क्या है, वो अर्थ पर, हाँ तब एकदम से फ्लैट नहीं है, ये नहीं समझना इस तरह से है, तो हल्का फ्लैट है वो, इसलिए। और दूसरा कारण, दूसरा कारण है थोड़ा सा, अगेन वो फिजिक्स का एक सिस्टम पढ़ा होगा तुम लोगों ने, और उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, पढ़ा है ये सब चीजें। और इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म आता है मिराज। व्हाट इज दिस मिराज। ये मिराज क्या है। हाँ? डेजर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, अभी रोड पर निकल जाओ तो आगे लगेगा रोड पर ही पानी है। ठीक है, इसके लिए कोई ट्रिप राजस्थान का नहीं बनाना है। किसी रोड पर अभी जाओगे, गर्मी जब ज्यादा हो, क्लियर स्काई हो, तब सनलाइट काफी ब्राइट हो, तब देखना रोड पर लगेगा कि आगे पानी है। जब पहुंचोगे तो पानी है नहीं। ठीक है, उसे उसी को कहते हैं मिराज। हिंदी में इसको कहते हैं मृत तृष्णा। ठीक है, ये मिराज जो है ये 2 तरह के होते हैं। मिराज क्या हुआ है समझ में आ गया, एक इल्यूजन है ये। और ये 2 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं इंफीरियर मिराज, और दूसरे कहते हैं सुपीरियर मिराज। सुपीरियर मिराज का ही दूसरा नाम है लूमिंग।
और इसी लूमिंग के फॉर्मेशन के कारण शिप्स विजिबिलिटी एज प्रूफ ऑफ अर्थ स्पेरिसिटी ओवर द पोल्स कैन नॉट बी टेकन। तो क्या है उसको समझोगे। तो पहले इंफीरियर मिराज समझ लो। जैसे मान लो ये अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर्स हैं और इनकी डेंसिटी वेरी भी करती है। नेचुरली जब हॉट एरिया है, गर्म एरिया है, मान लो ये हॉट एरिया की बात मैं कर रहा हूँ, उन जगहों पर होता है, इसको लिख लो, ये हॉट एरिया में होता है इंफीरियर मिराज, कोल्ड एरिया में होता है सुपीरियर मिराज। हम पहले मैं हॉट एरिया का बतला रहा हूँ। इसमें क्या होता है, यदि किसी कोई भी चीज यहाँ पर है, तो अब बताओगे ये डेंसर है कि रेयरर है। नीचे वाला डेंसर होगा, ऊपर वाला डेंसर होगा। नीचे वाला डेंसर होगा, गर्म रहने पर भी। हॉट बतलाया मैंने, ये 3 लेयर मैंने बतलाए, ठीक है। इन 3 लेयर में से सबसे ज्यादा डेंस कौन होगा। मान लो ए है, बी है, या सी है, सबसे डेंस कौन होगा। यहाँ पर गर्मी से कोई भी चीज एक्सपेंड ज्यादा करती है, और सरफेस पर ज्यादा गर्मी होगी कि ऊपर ज्यादा गर्मी होगी, ये बतला दो। सरफेस पर होगी, इसलिए गर्मी जहां पर ज्यादा होगी उसका एयर ज्यादा एक्सपेंड करेगा, इसलिए ये रेयर हो जाता है और ये सबसे डेंस हो जाता है। ठीक है, हमने लास्ट किसी लेक्चर में किया था इंटरनल, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसमें क्या बतलाया था, जब कोई भी चीज डेंसर से रेयर मीडियम जाएगी, दैट बेंड्स टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यही बतलाया था। और यदि इसका अपोजिट ले लो, यदि रेयरर से डेंसर जा रही है, इट विल बेंड टुवर्ड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये पढ़ा याद है तुम लोगों को, करवाया था मैंने। अब यहाँ पर ये रेयरर है, ये डेंसर है। अब यदि इस जगह की लाइट इसमें ये एंटर करती है, अब बताओ ये डेंसर, इसके पहले ये भी, ये और उससे भी डेंसर है, तो इसलिए यहाँ पर ये नॉर्मल ले लें। ये किधर जाएगी, ये जब वो रेयरर मीडियम में जा रही है, रेयरर मीडियम में जा रही है, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसलिए क्या होगा, ये थोड़ा सा, ये नॉर्मल इस तरह से है, जाना चाहिए तो इस तरह से, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यही होगा ना। अब ये यहाँ पर मान लो थोड़ा देर के लिए यहाँ पर आता है, फिर ये कट करता है, इसलिए कहाँ पर आएगा इसका इमेज, यहाँ पर आकर इमेज इसका बन, मतलब जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है उसका इमेज कहाँ बन रहा है, इस जगह। ठीक है, और इस तरह से ये इमेज बन जाता है। ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है, नीचे में। इसलिए जब तुम पानी देखते हो, इट इज एक्चुअली द इमेज ऑफ क्या, इट इज एक्चुअली द इमेज ऑफ इन्वर्टेड इमेज। ये भी नोट कर लो, इन्वर्टेड इमेज ऑफ स्काई। स्काई ब्लू होता है, इसलिए वो ब्लू पानी जैसा दिखता है। इसलिए जो मिराज है, जो गर्मी में तुम देखते हो, इट इज एक्चुअली द इन्वर्टेड इमेज ऑफ स्काई ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और स्काई चूंकि ब्लू है, वो भी इसलिए ब्लू मतलब पानी हो जैसा दिखना शुरू हुआ। ये कहां पर बना, नीचे में। सुपीरियर मिराज में इसी तरह से क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसको रब कर दूं मैं, रब कर दूं इसको। अब सुपीरियर में क्या होगा, जैसे कोई चीज, जैसे मान लो ये डिफरेंट लेयर्स हैं। अब बताओ यहाँ पर डेंसर कहां पर होगा, नीचे कि ऊपर। डेंसर यहाँ पर कोल्ड है, नीचे ज्यादा ठंड पड़ेगी, ऊपर नीचे, तो इसलिए यहाँ पर ये डेंसर हो जाता है। ये डेंस प्लस ये डेंस हो गया, ये रेयर, उल्टा हो जाता है यहाँ। ठीक है, और इसीलिए इसमें क्या होता है, जो नीचे में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसकी इमेज क्या होती है, ये यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर इमेज जो है जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। ये अपना रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला अगर बना लेना, जो नीचे ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर दिखता है। इसका मतलब क्या होगा, तुम यहाँ पर यदि खड़े हो, ये तुमको पहले से दिख रहा है। इसलिए शिप्स विजिबिलिटी कैन नॉट बी टेकन एज प्रूफ ऑफ अर्थ स्पेरिसिटी नियर द पोल्स।
बिकॉज ऑफ द लूमिंग या सुपीरियर मिराज। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? मतलब लूमिंग के कारण नीचे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज पहले से ही ऊपर दिख रही है, तो वहां पर शिप का पहले डंडा देखोगे, ये वो चीजें नहीं हो पा रही है, इसलिए हम कहते हैं उसका ये क्या कहते हैं, पहली तो ये फ्लैट है और दूसरा क्या है, लूमिंग बन हो रहा है वहां पर। मतलब कोल्ड एरिया में लूमिंग होती है जहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज काफी ऊपर दिखती है, इसलिए उसके जहाज के विजिबिलिटी को अर्थ के गोल आकार के लिए हम प्रूफ के रूप में नहीं ले सकते हैं। ये रहे बच्चों का। अब नेक्स्ट करोगे, ये क्या कहते हैं, सिर्फ विजिबिलिटी तीसरा शायद मैंने लिखाया था। चौथा एक सिंपल सा है जो तुम लोग यदि कॉलेजेस में पढ़ते हो, कई बच्चे ज्योग्राफी से होंगे, तो ज्योग्राफी में तुम लोग देखो ये दे हमेशा वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, उसको कहते हैं मीटर पोल। अब मीटर पोल लगाकर उनको देखोगे, वो देखते रहते हैं एक पॉइंट सोर्स से, इस तरह से देखते रहते हैं। मीटर पोल क्या है, ये एग्जैक्टली सेम हाइट की चीज है मीटर का, और इसको जब हम एक सिंपल से अर्थ के सरफेस पर लगाएंगे और उसको एक पॉइंट सोर्स से देखेंगे, तो अगला जो पोल है वो हमें नहीं दिखता है, ये बतलाता है ये कर्व। ठीक है, इसलिए मीटर पोल एज प्रूफ कर सकते हैं, अभी के दिनों में लिया गया होगा मीटर पोल्स। मीटर पोल्स। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है एविडेंस। अभी किसी बच्चे, क्या पूछ रहे हो क्या कुछ? मीटर क्या कहते हैं, अभी तुम लोग एक फोन लगाकर बात कर सकते हो, किससे? शुभांशु शुक्ला से। भैया अर्थ कैसा दिखा आपको? कहने मतलब क्या है, जो एस्ट्रोनॉट्स बाहर जाते हैं, जो पिक्स या देखते हैं या पिक्स लेते हैं, या जो सैटेलाइट बाहर जाती है, उससे पता चल जाता है अर्थ इज स्फेरिकल। लेटेस्ट में मैंने बताया, यदि कोई भी स्पेसक्राफ्ट ऊपर जा रहा है, काफी ऊपर हाइट पर है, तो वो बतला सकता है अर्थ स्फेरिकल है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो बतलाएंगे जो अर्थ इज स्फेरिकल, तो उन्होंने ऊपर से देखा है। इसलिए इंडिया का शुभांशु शुक्ला नाम जो मैंने कहा, क्यों कहा? अभी जस्ट वापस आए हैं, कहाँ से? कौन सा? नाम क्या था? ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहाँ से अभी लौट कर आए हैं, और अभी कुछ दिनों में इंडिया का अपना, ही विल बी द पार्ट ऑफ इंडियाज विच मिशन, गगनयान। इंडिया का एक मिशन है, मैन मेड मिशन है ये, गगन गगनयान। गगन है, सॉरी सॉरी, मेरा गनगन हो गया। गगनयान लिख लेना, गगनयान। ये हमारा मैन मेड मिशन है, मैंड मिशन है। उसमें से शुक्ला जी भी जाएंगे, तो वही इसलिए प्रैक्टिस के लिए उनको भेजा गया। अब ये बतलाओ, इंडिया का पहला आदमी टू गो इनटू द स्पेस राकेश शर्मा थे। ही इज द सेकंड। वैसे नाम तुम लोग कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स का भी सुनते होंगे, वो दे आर नॉट इंडियन सिटीजन, वो अमेरिकन थे। ठीक है, इंडियन में अभी तक दो ही गए हैं, राकेश शर्मा और दूसरा ये शुभांशु। गगनयान भी शायद इसी साल प्रपोज्ड है, अब देखते हैं यदि लॉन्च हो तो यदि हो जाए फिर उसकी डिटेल्स पढ़ लेना तुम लोग।
मीटर पोल वाला जस्ट लाइक शिफ्ट विजिबिलिटी। अब जब हमने इसको अलग अलग जगहों पर, जैसे मान लो ये फ्लोर तो हमने प्लेन किया हुआ है ना, लेकिन जब भी हम एक सिंपल सा अर्थ का जहां पर भी सरफेस हो, जहाँ इवन सरफेस तुमको नजर लग रहा है इवन है, उस जगह तुमने मीटर पोल एक लाइन से लगा दिया, सेम लाइन में लगा दो, और उसको एक पॉइंट सोर्स से देखोगी, जिस जगह से खड़ी होकर जिस जिस मीटर पोल के ऊपर से तुम देख रहे हो वो तो दिख रहा है तुम्हें, अगला वाला नहीं दिख रहा, क्योंकि तुम्हारी तुम्हारी जो नजर है वो कैसे जा रही है, सीधी जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो चूंकि वो कर्व हो रहा है तो वो है तो एक ही मीटर, तो नीचे चला जाएगा ना। क्लियर हो गया ये चीजें। अब आता है मेन चीज, आखिर अर्थ ने स्फेरिकल या ज्यादातर हेवनली बॉडी स्फेरिकल शेप के क्यों हो जाते हैं, स्फेरिकल शेप के क्यों होते हैं इसे? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तुमने पढ़ा होगा छोटे क्लासों में, कोई भी फ्लूइड हो, लिक्विड स्टेट में हो, कोई भी चीज, दे ट्राई टू अडॉप्ट विच शेप। वाटर का जो ड्रॉपलेट गिरता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, क्यों होता है? क्या? बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। इसलिए क्या होता है, जब भी कोई चीज फ्लूइड में होती है, इट हैज द टेंडेंसी टू एक्वायर स्फेरिकल शेप। अब कहोगे सर ये क्यों? क्योंकि इनकी टेंडेंसी क्या होती है, उनका सरफेस एरिया सबसे कम हो, और सबसे कम सरफेस एरिया किस में होता है, स्फेयर में ही होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, जो अट्रैक्ट करेगा तो मतलब क्लोजेस्ट एरिया में रहना चाहेगा वो, इसलिए क्लोजेस्ट एरिया यदि एक से दूसरा दूसरा से तीसरा जुड़ता जाएगा तो क्या होगा, वो स्फेरिकल शेप हो जाएगा। इसलिए कोई भी तुमको फ्लूइड लाइक चीज फ्रीली फॉल हो रही है तो दैट एक्वायर्स द स्फेरिकल शेप। जब इनकी फॉर्मेशन हुई, वन ऑफ द थ्योरी इज गिवन कि अर्थ की फॉर्मेशन हुई, जुपिटर की फॉर्मेशन, सन की फॉर्मेशन हुई, वो कब हुई, वो फ्लूइड स्टेट में हुई। इसलिए जो फ्लूइड स्टेट में बने हैं उनकी शेप वैसे ही क्या हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। ये कॉजेज में हमने बताया, कोई भी फ्लूइड स्टेट में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा दैट विल ट्राई टू एक्वायर स्फेरिकल शेप बिकॉज दे ट्राई टू हैव लीस्ट सरफेस एरिया, उसी से कहते हैं हम सरफेस टेंशन। इसलिए पहला पार्ट समझ में आ गया, अर्थ इज स्फेरिकल, कैसे एविडेंसेस हैं, क्यों हैं, ये भी जानकारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखो क्या है, मोशंस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट आता है मोशंस ऑफ अर्थ। और ये दो तरह के हैं, एक है रोटेशन, दूसरा रेवोल्यूशन। रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एंड रेवोल्यूशन अराउंड द सन, यही है। अर्थ जो रोटेट कर रही है वो अपने एक्सिस पर, उसी को कहते हैं रोटेशन। और जो अर्थ की मूवमेंट है अराउंड द सन, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। नेचुरली रोटेशन का पीरियड 24 आवर्स होता है रफली, और रेवोल्यूशन का पीरियड 365 1/4 डेज। रोटेशन का जो है 24 आवर्स रफली होता है, मैंने रफली इसलिए कहा, 23 आवर्स 56 मिनट समथिंग है, और रेवोल्यूशन जो है 365 1/4 डेज। अच्छा, चलो अब मैंने इसको शुरू कर दिया, मुझे एक चीज याद आ गई, मैंने मून के बारे में शायद कुछ नहीं बतलाया है। यूनिवर्स में मून भी था तो शायद छूट गया बतलाना।
या चलो मैं इसको अभी यहाँ पर रखता हूँ, पहले मून कंप्लीट ही कर दो, यूनिवर्स कंप्लीट हो जाए तुम लोगों का। तुम लोग अच्छे बच्चे अभी तक मेरे मन में नहीं हुए हो। अच्छे बच्चे मैं उसको कहता हूँ सर ये चीज छूट गया क्यों नहीं बतलाया, तो मुझे वो अच्छे बच्चे लगते हैं। तुम लोग भी ध्यान रखो सर ये चीज छूट गया है, ठीक है। तो मून के बारे में तो हमने सब चीज के प्लेनेट किया, कॉमेट किया, सेटेलाइट नहीं किया। तो कहना चाहिए था तुम लोगों को, सेटेलाइट के बारे में नहीं पढ़ा है। तो मून के बारे में थोड़ा सा चीज बतला दूं मैं, उसको नोट कर लो, शायद वो बीच में रह जाएगा नहीं तो। क्योंकि टाइम होता तब तो मैं इसको करा के फिर उसको करा लेता, लेकिन फिर अगले दिन मैं भूल जाऊंगा उसको। तो मून के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखना। मून अर्थ का सैटेलाइट हुआ, नेचुरल सैटेलाइट, और उसकी ग्रेविटी अर्थ से लगभग 1/6। मतलब अर्थ से उसकी ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी, उसकी ग्रेविटी कितनी है, 1/6 है। इसकी एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका पीरियड, यही देखकर मुझे याद आया एक्चुअली, इसका पीरियड ऑफ रोटेशन एंड पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन सेम है। मतलब मून का जो पीरियड ऑफ रोटेशन और रेवोल्यूशन होता है वो सेम होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 27 1/3 डेज। इसलिए मून का रोटेशन भी 27 दिन में होती है, और रेवोल्यूशन भी अराउंड द अर्थ। और दैट इज वाई कि वी सी ओनली वन फेस ऑफ द मून। अगेन दिस वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एंड एल्सवेयर भी हुआ होगा इसको। इंडिया में ज्यादातर कहा जाता है पुरानी कहानियों में, जो दादी अम्मा सुनाती थी। अब तो तुम लोग उस जमाने के बच्चे नहीं हो जो सुना होगा तुम लोगों ने, लेकिन पहले सुनाती थी। सबसे पहला कहानी यही होता है, देखो वहां पर एक दादी बूढ़ी अम्मा है जो चरखा चला रही है। वो इमेज जो है वो काफी पहले से चला आ रहा है। तो एक ही इमेज हजारों साल से ये लोग देखते चले आ रहे थे, इसलिए ऐसा बना। वो सेम शेप के सेम फेस हम लोग क्यों देखते हैं, बिकॉज इसका रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों सेम है। जैसे मान लो ये, अब ये फेस है अर्थ के सामने में, और इसको 27 डेज में इसको कवर भी करता है और खुद ये रोटेट भी करता है। तो ये यदि मान लो थोड़ा सा 1 इंच इधर हिला, 1 इंच आगे भी चला गया, तो क्या होगा, यही वाला पार्ट सामने में रहता है हमेशा। फिर 1 इंच आगे गया, फिर 1 इंच इधर आ गया। इसलिए वी सी ओनली द सेम फेस ऑफ द अर्थ मून, बिकॉज इट्स रोटेशन पीरियड एज वेल एज रेवोल्यूशन पीरियड आर द सेम। हाँ, जियोस्टेशनरी जैसा हो गया ये, ठीक है। और इसीलिए ये इसका सेम फेस हम क्यों देखते हैं मून का, बिकॉज कि उसका रोटेशन रेवोल्यूशन सेम है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इसके मून के बारे में नोट करोगे। इंडिया ने अभी तक कितना मिशन भेजा है मून के लिए, मून के लिए कितना मिशन भेजा है। हाँ, चंद्रयान 1 2 3 4 5। हमने अभी तक शायद 3 भेजा है, 3 भेजा है हमने। और इसमें जनरली जो हम लोग मिशन भेजते हैं, सेटेलाइट्स भेजते हैं, उसमें 2 3 वर्ड तुम लोग सुनते होंगे। एक आता है इसमें ऑर्बिटर, सुनना, ये ऑर्बिटर भेजा गया। दूसरा आता है लैंडर, और तीसरा आता है रोवर। ये कुछ टर्म है जो जनरली सैटेलाइट लॉन्च करते वक्त कहा जाता है, ठीक है। ऑर्बिटर ये हुआ, यदि हमने मून के लिए भेजा है तो मून के चारों तरफ वो ऑर्बिट करता रहे। यदि हमने लैंडर भेजा है वो उस जगह जाकर लैंड करेगी, उसके सरफेस पर, मून के सरफेस पर उतरेगी। हाँ। और रोवर जो हुआ, जो सरफेस पर उतरने के बाद घूमेगी, चहलकदमी करेगी, उसको कहते हैं रोवर। इसलिए 3 इस तरह के सैटेलाइट्स होते हैं हमारे
ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। उतरने के बाद जो घूमे वो रोवर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब इसमें इंडिया ने पहला जो भेजा था चंद्रयान 1, दैट वाज ऑर्बिटर। ऑर्बिटर भेजा था। सेकंड में हमने लैंडर और रोवर दोनों भेजे थे, ऑर्बिटर प्लस लैंडर एंड रोवर। उसमें हमारा लैंडर जो था, एक्चुअली लैंडर पहले गिरता है वहां पर, वो जब रुक जाती है वहां पर, तब उसके अंदर से निकलता है रोवर, और फिर धीरे धीरे चलकर चहलकदमी करना शुरू करता है। तो हमारे साथ दिक्कत क्या हुई, हमने जब इसको लैंड किया, लास्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया, और इसलिए वो धाम से गिर गया वहां। इसलिए आगे रोवर निकला ही नहीं उससे, या हमें पता भी नहीं चला। तो उस लैंडर का नाम था शायद विक्रम, और रोवर का नाम था शायद प्रज्ञान, आई थिंक सो। शायद दूसरे बार भी शायद यही नाम रखा है, क्या यही सेम रखा है, विक्रम एंड प्रज्ञान। क्या हो गया, विक्रम एंड प्रज्ञान, ये इन्होंने नाम रखा है इसका। फर्स्ट टाइम ये मतलब हमारा फेल कर गया, सेकेंड टाइम ये सक्सेसफुल रहा है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, जो हमने फर्स्ट टाइम भेजा वो गिर गया, तो क्या वो आज भी वहां पर है या जल गया है? क्या अभी है वहां पर या जल गया? तो देखो कोई भी किसी के एटमॉस्फेयर जब एंटर कर दो तो उसका गिरेगा तो कोई चीज उसमें आग लगेगी है? वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, प्लस साथ में ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए आग लगी नहीं, इसलिए एज इट इज पड़ा होगा वहां पर। और शायद कुछ सैटेलाइट जो हमने भेजा, शायद उसने लोकेट भी किया इस जगह पर है, मतलब हमने नहीं, मतलब नासा वालों ने भेजा, किसी ने भेजा। ठीक है, क्लियर हुआ। इसलिए अब इससे इंडिया को मिशन देखना। अच्छा, इंडिया का मिशन थोड़ा सा यूनिक है, वो क्यों है? यस, इंडिया became the first country to try to land on the south pole। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, नॉर्थ पोल पर जाते हैं, नॉर्थ पोल पर लाइट होती है, ये साउथ पोल जो है वो डार्क है। और इसीलिए इंडिया का जो कोशिश था वो यूनिक था, जो हमने साउथ पोल के लिए ही ट्राई किया था फर्स्ट ही बार। चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया है कि नहीं किया? अभी तो कर दिया है शायद, आई थिंक सो, कर दिया है ना। उसमें लैंडिंग हो गई है शायद, मुझे लगता है लैंडर से। ठीक है, इसलिए अब ये मून के बारे में, अच्छा एक दो चीजें और भी, सॉरी, अगेन ये एविडेंस ऑफ स्फेरिसिटी में एक पॉइंट छूटा है तुम लोगों का, सनराइज सनसेट, वो शायद छूट गया, वहां पर बतलाना। सनराइज सनसेट जो है वो अर्थ पर ग्रेजुअल होती है कि एब्रप्ट होती है? सनराइज सनसेट ग्रेजुअल होती है कि एब्रप्ट होती है? अलग अलग पार्ट पे अलग अलग। ग्रेजुअल हुई ना। यदि तुम अपने ही पार्ट पर देखो, एक बार में ही सन ऐसे आ गया और पूरी लाइट करने लगा, सो तो नहीं होता है ना। उसका पहले ऊपर वाला पार्ट होता है, फिर धीरे ऊपर वाला। ये क्या बतलाता है? स्फेरिकल है, इसलिए ग्रेजुअल सनराइज एंड सनसेट ये भी प्रूव करता है जर्थ थीसिस। अब इसी चीज का मैं ले जाता हूँ मून पर। मून पर वो भी तो स्फेरिकल ही है, लेकिन इतनी ग्रेजुअल वहां पर नहीं होती। उसका कारण क्या है? मतलब उस वहां पर तुमको ट्वाइलाइट नहीं दिखता है एक तरह से। ट्वाइलाइट समझ में आया? डिफ्यूज लाइट, जैसे मान लो इस रूम के बाहर कोई ज्यादा लाइट चल रही हो और ये ऊपर से छत खुला हुआ है, तो तब भी उसकी रोशनी हल्की हल्की आएगी, जबकि वी आर नॉट इन डायरेक्ट, वो बाहर भी जो लाइट लगी है उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, लेकिन तब भी वहां से लाइट आएगी, तो उसको हम कहते हैं ट्वाइलाइट। ठीक है, तो यहाँ पर
जैसे तुम देखो ना, सनराइज होने के पहले भी रोशनी आ जाती है कि नहीं आती है? हालांकि तुम लोगों को पता नहीं चलता होगा। नहीं नहीं, तुम लोग आजकल के बच्चे निशाचर ज्यादा हो गए। निशाचर उसको कहते हैं जो रात में ही, तुम लोग घूमते नहीं हो, पढ़ते हो, तो ज्यादा देर तक पढ़ लिया, लेट क्या अर्ली मॉर्निंग उठा उठा उठे नहीं, तो इसलिए उनको मैं निशाचर कहता हूँ। आजकल के बच्चे ज्यादातर लेट नाइट पढ़ने की आदत होती है इसकी, इसलिए तुम लोग तो मॉर्निंग में देखते ही नहीं हो कि 5 बजे किस तरह की रोशनी होती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सनराइज मुझे अभी पता नहीं कितने बजे है, मान लो 6 बजे होती है, लगभग 5 बजे ही तुमको लगेगा रोशनी आ गई। दैट इज कॉल्ड ट्वाइलाइट। ठीक है। उस ट्वाइलाइट के लेंथ जो होती है काफी लंबी होती है। कभी जैसे मैंने कहा, लगभग 1 घंटे पहले से रोशनी दिखने लगेगी, जबकि सन तुम्हारे सामने में नहीं आया है। तो सनराइज तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे सिटी में नहीं हुई है, लेकिन रोशनी आ गई है। इस तरह का फीचर मून पर दिखेगा या नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा, बिकॉज कि वहां पर क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है, रिफ्रैक्शन नहीं होती है। ठीक है। इसलिए थोड़ा सा वहां पर क्लियरिटी, मतलब क्लियरिटी ज्यादा होती है। अर्थ पर क्या होता है, काफी डिफ्यूज लाइट पहले से तुम देख रहे हो, उस तरह की डिफ्यूजन वहां पर नहीं होती है लाइट की, बिकॉज वहां पर एटमॉस्फेयर इज नॉट दैट मच क्लियर। एटमॉस्फेयर है ही नहीं लगभग वहां पर। तो समझ में आ गई? इसलिए मून से कंपेरिजन अपना कर लेना, मून का अर्थ से। और अर्थ का एकमात्र इकलौता बच्चा है वो। ठीक है, सेटेलाइट में हमारा सेटेलाइट वही एक है। एक नाम आया था पहले, शायद मैंने लिखाया होगा तुम लोगों को, चर्चा में आ गई थी, सेकंड मून ऑफ अर्थ। उसका नाम रखा 2010 TK7। कुछ दिनों के लिए चर्चा में आ गया, ये भी अर्थ का सेकंड सेटेलाइट है, 2010 TK7। लेकिन दैट वाज एक्चुअली क्या था, अर्थ के ऑर्बिट को शेयर कर रही थी एट वही क्या था, L1 L2 L3 L4 पर। L4 पर वो TK7 आ गया था, तो हमें लगा एक नया मून हमारा आ गया है। लेकिन एक्चुअली मून नहीं था, वो क्या था, ट्रोजन एस्टेरॉइड। ट्रोजन एस्टेरॉइड, ये लिखाया था ना ट्रोजन एस्टेरॉइड में। कौन? किस चीज? ट्वाइलाइट बोला? देखो, ट्वाइलाइट क्या है, एक डिफ्यूज लाइट है। ट्वाइलाइट इज ए डिफ्यूज लाइट, इट इज नॉट ए डायरेक्ट लाइट। तो डिफ्यूज लाइट जो होती है, जैसे मान लो यही, ये डैश यहाँ पर है, और इसके पीछे मैं यहाँ पर एक लाइट लगा दूं, बाकी ये बंद कर दिया जाए, तब भी तुम लोग इसकी रोशनी इधर से निकलती हुई नजर आएगी। ठीक है। उसी को हम कहते हैं ट्वाइलाइट, जो उस रोशनी को तुम देख रहे हो, जबकि वो तुम्हारे डायरेक्ट कंटेक्ट में नहीं आ रहा है, तुम्हारे आई पर नहीं आ रहा है। ठीक है। और अर्थ पर होता है क्या, इसके लेयर डिफरेंट होने के कारण ये लेयर रिफ्रैक्ट भी करते हैं वो, इसलिए काफी ज्यादा स्प्रेड कर जाते हैं। जहां पर ये एटमॉस्फेयर है ही नहीं, वो डायरेक्ट जाएगा लेकिन स्प्रेड नहीं करेगा। रिफ्रैक्शन होगी तो डायरेक्शन बदल देता है ना अपना। जैसे मान लो यहाँ से ये गया, अब यहाँ पर इस जगह पर नहीं आएगी यदि एटमॉस्फेयर नहीं, लेकिन रिफ्रैक्शन कारण इधर भी चली जाएगी। मतलब ट्वाइलाइट का जो डिफ्रेक्शन है, एक्सपेंशन है, वो अर्थ पर ज्यादा होता है। ड्यूरेशन, अभी मैंने कहा ड्यूरेशन ज्यादा हो जाता है। यदि 6 o'clock में सनराइज होना है चंडीगढ़ में, तो 5 बजे से ही लगभग रोशनी आने लगती है। अब ये इनवर्स कंप्लीट हो गया। अब इसको वे फिर से आ जाओ यहाँ पर, जियोमॉर्फोलॉजी में हमने रोटेशन रेवोल्यूशन किया था, उसको करवा दूं। रोटेशन जो है वो ऑन इट्स एक्सिस है, और ये 24 आवर्स का है। तो इसमें पूछा जा सकता है तुम लोग को, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ जो रोटेट कर रही है, इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, तो इम्पैक्ट नोट कर लो। पहला इसका इम्पैक्ट होता है डे एंड नाइट, रात और दिन जो हो रही है इसके कारण से।
यदि अर्थ रोटेट नहीं करे और सिर्फ रिवॉल्व करे तो क्या होगा, जो सन के सामने होगा डे हो जाएगा। इसलिए 24 आवर्स में ही 12 आवर्स का डे, 12 आवर्स की नाइट जो होती है, कारण क्या है, अर्थ इज रोटेटिंग। ठीक है, तो इसलिए पहला इंपैक्ट क्या हो गया रोटेशन का, डे एंड नाइट। दूसरा इसका इंपैक्ट होता है टाइड। टाइड, TID, टाइड। तो टाइड जो है, टाइड शायद पाउडर भी होता है, वॉशिंग पाउडर होता है ना टाइड, तो वही टाइड है, नाम तो वही है, TID। टाइड जो है ये क्या है, ग्रेजुअल राइज ऑफ वाटर अलोंग द कोस्ट। ये हम लोग टाइड करेंगे इन डिटेल जब ओशनोग्राफी करेंगे, लेकिन अभी इतना जान लोगे, जैसे मान लो ये कोस्टल एरिया है, ये लैंड मास है और ये वाटर बॉडी है, तो क्या होता है, पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाती है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है। इसी ग्रेजुअल राइज एंड फॉल ऑफ वाटर को हम कहते हैं टाइड। ठीक है, इसे टाइड क्या है, ग्रेजुअल राइज एंड फॉल ऑफ वाटर अलोंग द कोस्ट। समझ में आ गया। अब इसमें जो ग्रेजुअल ऊपर नीचे जा रहा है वो किसके कारण हो रहा है, इसमें कई फैक्टर्स हैं जो जब ओशनोग्राफी में पढ़ेंगे कई बतलाऊंगा मैं, लेकिन अभी सिर्फ हमें जानना है क्या, मून। मून जो है वो सामने में है, तो अर्थ का जो पार्ट मून के जस्ट सामने में जाएगा, पानी का लेवल वहां पर बढ़ जाता है, पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो, तो हाइट बढ़ जाती है। हाइट बढ़ने का मतलब पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, फिर जब वो इधर आएगी तो वही लेवल नीचे आ जाती है, फिर अपोजिट में जाती है तब फिर लेवल ऊपर उठ जाती है। इस तरह से दो बार मैंने 2 बार बनाया है। नॉर्मली 2 बार पानी ऊपर की तरफ जाएगी और 2 बार नीचे जाएगी, इसी ग्रेजुअल राइज एंड फॉल ऑफ वाटर को हम कहते हैं टाइड। और ये क्यों हो रहा है, मून के मूवमेंट के कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट में एक क्वेश्चन बतला, एक वैसे ही बतलाता हूँ। 6 आवर्स 13 मिनट्स लगते हैं पानी को धीरे धीरे ऊपर जाती है, फिर अगेन 6 आवर्स 13 मिनट्स लगते हैं पानी को नीचे आती है, फिर 6 मिनट्स 13 मिनट्स लगते हैं पानी को ऊपर जाने में, फिर यही लगता है। इसे टोटल जब जोड़ते हो तो कितना हो जाता है, 24 आवर्स 52 मिनट्स, है ना। मतलब टाइड की कंप्लीट साइकिल पूरी होने में कितना लग रहा है, लगभग 25 आवर्स। हमारी अर्थ की रोटेशन तो है 24 आवर्स की, ये 1 घंटे एक्स्ट्रा क्यों 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 हो रहा है इसमें, 1 आवर्स एक्स्ट्रा हो गया, क्यों एक्स्ट्रा हो गया, गेस कर सकते हो तुम लोग। 1 आवर एक्स्ट्रा लगभग लग रहा है हमें, तो क्यों, क्योंकि अर्थ की रोटेशन तो 24 आवर्स है। जैसे मान लो तुम गोवा के किसी कोस्ट पर खड़े हो और वहां पर हाई टाइड है, तो 24 आवर्स में तो तुम यहाँ पर फिर आ जाओगे, तो साइकिल पूरी होनी चाहिए वहां पर, तो लेकिन इसमें 1 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, उसका कारण क्या है। हाँ, बल्कि उसमें तो कम ही है बेटे, एक हमारा जो टोटल रोटेशन का पीरियड 23 आवर्स 56 है, लेकिन यहाँ पर तो लगभग 52 हो गया, इसलिए मैंने कहा 1 आवर्स एक्स्ट्रा लग रहा है, ऐसा क्यों। मान लो ये अर्थ है, अर्थ में तुम यहाँ पर खड़े हो और मून एग्जैक्टली यहाँ पर है। अब ये रोटेट करके फिर यहीं पर तुम आओगे, इसमें तुमको 24 आवर्स लगेगा, लेकिन मून का जो रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ है 27 डेज का है, इसलिए क्या होता है, ये यहाँ पर बैठा हुआ ना, ये थोड़ा सा हिल जाता है यहाँ। मून यदि मून यहीं पर रहता तब तो तुम 24 आवर्स में एग्जैक्टली उसके सामने में आ जाते, लेकिन तब तक मून, क्योंकि इसको यहाँ तक आने में 1 घंटे में वो यहाँ आ जाता है, इसलिए अब उसके जस्ट सामने में आने में तुमको इस जगह पर आओगे तब होगा। इसलिए ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द मून
उसकी पोजीशन चेंज कर जाती है, 1 घंटे में वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है, और इसलिए उसके सामने में जाने में तुमको एक्स्ट्रा टाइम लगता है। इसे साइकिल को पूरा होने में 1 घंटे एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ये समझ में आ गया? अर्थ का रिवॉल्व कर रहा है मून, और वो 1 घंटे में थोड़ा सा आगे निकल जाता है, इसलिए उसके सामने में जाने में तुमको 1 घंटे एक्स्ट्रा। इसे दूसरा समझ में आएगा रोटेशन का इम्पैक्ट क्या हो। पहला हुआ डे एंड नाइट, दूसरा हो गया टाइड। तीसरा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी एप्लीकेशन तुमको आगे कई चैप्टर में आएगा, इसलिए इसको अच्छे ढंग से समझ लोगे तुम लोग। यदि मान लो थोड़ा देर के लिए इस फ्लोर को ऐसे घुमाया जाए, ये घूम रही है, मान लो ये फ्लोर घूम रही है, और उसमें तुम लोगों को चलने के लिए कहा जाए, तो चलने में तुम लोग डगमगाओगे या सीधा चल लोगे? डगमगाओ क्यों? जैसे मान लो मैंने पैर उठाया, तब तक ये फ्लोर मैंने इस पर रखना है, तब तक ये तो आगे चला गया ना, इसलिए ये यहाँ पर कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट करेगा, चेंज करेगा डायरेक्शन। और इसीलिए जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट पर हमारी कोई मूवमेंट होगी, तो वो सीधी लाइन तुम नहीं पकड़ पाओगे, डिफ्लेक्शन होगा, उसी को कहते हैं डिफ्लेक्ट कर जाना। अर्थ भी तो रोटेट कर रहा है, इसलिए अर्थ के सरफेस पर या अर्थ के एटमॉस्फेयर में यदि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो, तो वही दो हैं, विंड और ओशन करेंट्स। विंड और ओशन करंट जो है वो मूविंग चीजें हैं अर्थ पर, और अर्थ खुद रोटेट कर रही है, इसलिए ओशन करंट का डायरेक्शन या विंड का डायरेक्शन बदल जाता है। समझ में आया? बिकॉज की अर्थ इज रोटेटिंग, देयरफॉर द मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक विंड एंड वाटर बॉडी, मूवमेंट ऑफ वाटर बॉडी, दे गेट डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्ट कर जाती है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब इसको डायरेक्शन के लिए चेंज कितना होता है, किस डिग्री में होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द स्पीड एंड हेमिस्फेयर, ये सब चीजें होती हैं। तो तुम लोग एक लॉ है उसको नोट कर लो और याद रखना है इसको। उस लॉ को हम कहते हैं फेरल्स लॉ। और ये फेरल्स लॉ क्या है, देख लो। एनी मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस, any moving object on earth surface or in its atmosphere is deflected towards right in northern hemisphere and towards left in southern hemisphere. Towards right in northern hemisphere and towards left in southern hemisphere. समझ में? मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में इसकी डिफ्लेक्शन किधर होती है? राइट। और सदर्न हेमिस्फीयर में होती है टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, ये याद रखना है। ये कैसे होती है वो मैथमेटिकल है, कैलकुलेशन वो सब करने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना याद रखना है। अब देख लोगे इसमें, तुम लोगों ने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा परमानेंट विंड सिस्टम, याद है? पूछूंगा नहीं, लेकिन पढ़ा होगा, ये मुझे विश्वास है तुम लोग पढ़ा हो। और इसके बारे में तुम लोग जानते हो कि 3 तरह के विंड तुम लोगों ने पढ़े होंगे, ट्रेड विंड, वेस्टर्ली विंड एंड पोलर विंड, पढ़ा है? उसमें तुम लोगों ने रटा होगा ट्रेड विंड का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होता है, साउथ ईस्ट होता है, साउथ वेस्ट होता है, ये रटा होगा तुम लोगों ने। ठीक है, लेकिन मैं अब समझा रहा हूँ, उसको समझ लोगे अच्छे ढंग से तो याद रह जाएगा, तो इसको अप्लाई तुम किसी भी तरह से कर सकते हो। तो पहले मैं ट्रेड विंड लेता हूँ। अभी इतना जान लेना, विंड जो होता है कहाँ से कहाँ मूव करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। विंड जो होगी ये मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर।
मैंने प्रेशर शायद तुम लोगों को बतलाया है, नहीं बतलाया है? बतला दिया है। हम्म, कभी न कहीं बतलाया होगा जरूर मैंने, कराया था ना, फॉर्मूला भी लिखाया था। ये कैसे हो सकता है? मैंने ये बतलाया बेटे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, क्या नहीं कराया है? फॉर्मूला लिखाया है मैंने। जब उस जगह पर मैं एंटी साइक्लोनिक करा रहा था तो कुछ करवाया है ना मैंने। उसे मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या लिखाया था? देख लो, नहीं लिखाया हो तो मैं लिखा दूंगा, कोई बात। लिखाया है ना तब। इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने करवाया था, वेट ऑफ एयर अपॉन एरिया। ठीक है, और इसी में मैंने कहा था वेट ऑफ एयर का मतलब होता है मास ऑफ एयर इनटू ग्रेविटी अपॉन एरिया। और ये बतलाया था ग्रेविटी और एरिया कांस्टेंट होती है एक पर्टिकुलर जगह पर। इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसको अब जो बेटा फॉर्मूले देकर मैं समझा रहा हूँ, उसको याद रखोगे तभी तो उसका एप्लीकेशन आगे याद कर पाओगे ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्यों जाता है? यहाँ पर मास ऑफ एयर ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा मास ऑफ एयर होने के कारण ही दूसरी तरफ जाता है। इतना ही अभी याद रखना, बाकी विंड सिस्टम ये सब जो कराऊंगा और डिटेल कराऊंगा। क्लियर हुआ? अब इसी तरह से अर्थ के सरफेस पर कुछ प्रेशर बेल्ट बन जाते हैं। क्यों बनते हैं अभी नहीं डिस्कस करेंगे हम लोग, सिर्फ लिख देता हूँ। यदि मैं हाई लिख रहा हूँ तो इसका मतलब और ज्यादा मास ऑफ एयर है, यदि कहीं पर लो लिख रहा हूँ तो लो है। ये इक्वेटर के पास में क्या होता है, ये लो प्रेशर हो जाता है। इसको पढ़ा होगा तुम लोगों ने, इसको कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड्स। यहाँ पर हो जाता है हाई प्रेशर। लिखना है तो लिख लोगे तुम लोग, इसको कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। क्यों है ये पार्ट, क्लाइमेटोलॉजी में करा दूंगा। इसको का ये लो प्रेशर हो गया और यहाँ पर आकर हाई प्रेशर हो गया पोलर एरिया। यही सीक्वेंस नीचे में भी होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, यहाँ पर लो प्रेशर होगा, यहाँ पर फिर हाई प्रेशर। ठीक है, इसलिए अर्थ पर ये डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स हैं जो बन जाते हैं। क्यों बनते हैं बाद में डिस्कस करेंगे। अब नेचुरली ये क्या हो गया, इधर वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, इधर वाला पार्ट नदर्न हेमिस्फीयर, ये हुआ ना। क्लियर हुआ यहाँ? अब मान लो ये हाई प्रेशर यहाँ पर है, लो प्रेशर यहाँ पर है, तो एयर को कैसे जाना चाहिए? ऐसे जाना चाहिए, हाई टू लो। लेकिन ये सीधी नहीं जाती है, वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब उसको याद रखो किधर डिफ्लेक्ट करेगी, लेफ्ट या राइट। ये सदर्न हेमिस्फीयर में बना रहा हूँ इसलिए डिफ्लेक्शन लेफ्ट होता है। अब लेफ्ट किधर हो जाएगा, इसलिए इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? नहीं है तो ये है सदर्न हेमिस्फीयर, ये है नदर्न हेमिस्फीयर, है ना। अब मैंने ये बतलाया एयर कहाँ से काम मूव करती है, हाई टू लो। तुमको मैंने बतलाया जी ये हाई प्रेशर जोन है, ये हाई प्रेशर है, यहाँ पर ये लो प्रेशर है। ठीक है, तो एयर यहाँ से इधर जाएगी, इसलिए मैंने कहा ये एयर को इधर से इधर जाना चाहिए। लेकिन अर्थ तो रोटेट कर रहा है, इसलिए सीधी तो जाएगी नहीं। तब हमने देखा क्या, ये हम जो बना रहे हैं डायग्राम कहाँ बना रहे हैं, सदर्न में। सदर्न में मैंने बतलाया किधर डिफ्लेक्ट कर रही है, लेफ्ट में, इसलिए क्या होगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। इसलिए इस जगह जो विंड बनती है इसका नाम हम क्या रखते हैं, ट्रेड विंड। इसी को पढ़ते होगे ना छोटे क्लासों में, ट्रेड विंड। तो इस ट्रेड विंड का नाम ये भी देखोगे, कोई भी जो अर्थ पर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसका नेमिंग ज्योग्राफी में साइंटिफिक है। ऐसा नहीं किसी को मन आया लिख दिया, साइंटिफिक है। कैसे हुआ है तो उसको समझ लोगे पहले। अब जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट्स तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ये होगा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर मूविंग ऑब्जेक्ट क्या हुआ, विंड, ये ऐसे इधर जा रही है,
जैसे जा रही है ऐसे ही हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में इसको हम रख देंगे, जिस डायरेक्शन जैसे जा रहा है उसी तरह से एज इट इज, ये ऐसे जा रहा है ना, इसी तरह से ट्रेटेड फॉर्म में मैंने चारों कोऑर्डिनेट में रख दिया। अब इस चारों में से कोई एक ही सही माना जाता है, वो क्या है, जिसका एरो हेड इस क्रॉस सेक्शन पर आएगा। तो इसका एरो हेड क्रॉस सेक्शन पर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला सही है, ये सब। अब इसका जो ओरिजिन ओरिजिन पॉइंट है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट ऐसे जा रहा है ना, इसका ओरिजिन पॉइंट क्या हो गया, ये, इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, साउथ ईस्ट। इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, साउथ ईस्ट ट्रेड। समझ में आया, इसलिए इसका नाम साउथ ईस्ट, सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट हो जाता है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। समझ में आ गया। चलो ये समझ में आ गया, तो अगला एक क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। अब मान लो ये भी हाई प्रेशर है, लेकिन ये नदर्न हेमिस्फीयर, इसको याद रखना, यहां से ये आएगी इधर। अब बतलाओ ये ए की तरफ आएगा या बी की तरफ जाएगा, ए और बी है, बी तरफ जाएगा। हाँ, एक बच्चे ने कहा बी। अच्छा ए, देखो जब भी लेफ्ट और राइट की कंसेप्ट आती है, तो तुम्हारा राइट मेरा राइट अपोजिट है, इसलिए जिस तरफ से मूव कर रहा है उस तरफ से एज्यूम कर लो अपने आप को खड़े होकर। यहाँ पर क्या, इधर इधर से जा रहे थे इसलिए तुम्हारा लेफ्ट इधर था, इसलिए इधर से आ रहा है, इधर से तुम्हारा लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर नदर्न हेमिस्फीयर राइट क्या हो जाएगा, इस तरह, इसलिए ये वाला हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको भी हम कहते हैं ट्रेड विंड। अब इसका नाम बतला दो तुम लोग क्या है। अब ये इस क्वाड्रेंट में सही होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। इसलिए रटना तो कहीं नहीं है इसमें ना, क्लियर हो गया, इसलिए इसका नाम नॉर्थ ईस्ट होता है। उसी तरह से अब एक और भी कर लेते हैं, इसको कहते हैं हम, ये जाना था इधर हाई से लो, नदर्न हेमिस्फीयर है, डिफ्लेक्शन किधर होगी, राइट। अब इधर जा रही थी इसलिए राइट तो इधर ही हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हम कहते हैं वेस्टर्ली। अब नाम बताओ जल्दी से, कौन सा वेस्टर्ली, ये कौन हो जाएगा, वेस्टर्ली है नाम, ये साउथ इसमें आएगा, ये क्या हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया ना इसका। तुम लोग के दिमाग में ये नहीं बैठ जाए जो नॉर्थ में है तो नॉर्थ ही लगा रहेगा उसको, यहाँ पर क्या हो गया, देखो ये है ना इसका ओरिजिन, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट वेस्टर्ली। ठीक है, इसी तरह से नीचे भी बना लो, इसका क्या होगा, इधर किधर जाएगा, मतलब ए बी, सदर्न हेमिस्फीयर में है इसलिए लेफ्ट किधर हो गया, इधर, इसलिए बी की तरफ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब इसका भी नाम फटाफट बतला दो, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, इसलिए नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्ली सदर्न हेमिस्फीयर में, साउथ वेस्ट वेस्टर्ली नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब इसको भी कर लो, ये यहाँ पर से ये इधर आएगा, इसका किधर जाएगा बतलाओ, ए और बी, ए और बी, ए की तरफ, ये इधर हो गया, राइट इधर नदर है तो राइट इधर हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है पोलर विंड। कौन सा पोलर विंड होगा, साउथ में इसी तरह से हो जाएगा, ये किधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट पोलर विंड। क्लियर हो गया, बनाना है तो बना लो, नहीं समझ में आ गया तो खुद प्रैक्टिस कर लेना इसका। या इस क्या बेटे, ये, अच्छा ये हॉर्स लेटीट्यूड, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तुम लोग तो जानते हो ना, ये नहीं जानते हो, लिख लो इसको। अच्छा बच्चे, किसी ने बच्चे ने कहा ये, इसको हम कहते हैं, ये 0 डिग्री पर जो है इसको हम कहते हैं डोल्ड्रम, ये सब फिर क्लाइमेटोलॉजी वाले पार्ट में फिर से रिपीट होगा बेटे। इसको कहते हैं हम हॉर्स लेटीट्यूड, जो हाई प्रेशर बेल्ट है।
उसी तरह से नीचे में ये भी हो जाएगा हॉर्स लैटिट्यूड, ये हो जाएगा। इसको कहते हैं सब, मैं लिख ही देता हूँ इसको, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। यही चीज ऊपर में है, ये जो मैंने लिख दिया इसको, और ये हो गया पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है। क्या क्या कहा बेटे? समझ में नहीं आया? किसको नहीं आया समझ? अच्छा, डोल ड्रम के नीचे ये मैंने लिखा हॉर्स लैटिट्यूड, ये तो सदर्न हेमेस्फीयर लिखा था मैंने। ये हुआ हॉर्स लैटिट्यूड, ये भी हो गया हॉर्स लैटिट्यूड। इसके ऊपर ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये भी हो गया सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ पर नीचे में होगा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, उधर ऊपर में पोलर। ये सब क्यों है? ये सब जब क्लाइमेटोलॉजी में कराऊंगा फिर डिटेल करा दूंगा। हो गया सबका? क्या बेटे? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, इसको कहते हैं पोलर हाई प्रेशर। पीजीए में जाकर या घर में जाकर इसको खुद से एक बार ड्रॉ करके खुद प्रैक्टिस कर लेना, फिर रटना नहीं पड़ेगा तुम्हें। ये समझना है, एक बार समझ लोगे तो कहीं आप कोई भी चीज, जैसे मान लो मैं एक और भी छोटा सा और भी एग्जाम्पल करवा ही देता हूँ। क्वेश्चंस का मैं नेक्स्ट डे कराऊंगा पहले, लेकिन विंड में एक टर्म आता है, तुम लोग सुनते होगे, मानसून विंड। इंडिया के लिए मानसून विंड, इंडिया में मानसून अभी है ना, तो मानसून का क्या नाम होता है अभी? क्या होता है? साउथ वेस्ट। अब समझ लो साउथ वेस्ट क्यों लिखते हैं, इसका मतलब मानसून विंड। इसको रब कर दो बेटे, सबका हो गया? कर लो कर लो कोई नहीं। चलो मैं अलग से बनाता हूँ, देखोगे ये इंडिया है, यहाँ पर मानसून विंड ऐसे आ रही है। ठीक है, और इसलिए इसका नाम ये देखो ये वाला आ गया, तो ये कौन हो जाएगा? इसलिए सुनते होगे ना साउथ वेस्ट मानसून। इसलिए जब मानसून वापस लौटती है, उसका नाम क्या इसका होता है? ऊपर से आती है ऐसे, इसलिए इसका नाम हो जाता है नॉर्थ। ये देखो रिट्रीटिंग मानसून का नॉर्थ ईस्ट होता है, और जो समर मानसून है उसका साउथ वेस्ट नाम होता है। ठीक है, ये डायरेक्शन उसी से है, नाम कहाँ से ओरिजिन है उसकी। ठीक है। अब एक साइक्लोन रह गया, वो भी करवा देता हूँ थोड़ा सा। इसको रब करूं? क्यों? क्या ओवर हो गया क्या? इस- हाँ? ज्यादा हो जाएगा तो याद रखना, अभी साइक्लोन एंटी साइक्लोन मुझे मैंने करवाना है अगले क्लास में। और प्लस ये क्या नाम है, ओशन वाटर का, वो नहीं हुआ है इसमें, नहीं फिर वो इसके पर छूट जाएगा, ऐसा नहीं हो। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, क्या था, इंटरनल नहीं, अभी तो रोटेशन ही हम लोग कर रहे हैं ना। तो तुम लोग एक होमवर्क नोट कर लो, ये क्या कहता है, इम्पैक्ट ऑफ रेवोल्यूशन, ये पढ़ कर आओगे। इम्पैक्ट ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन क्या है, उसको पढ़ कर आओगे। नहीं, रोटेशन के लिए अभी मैंने कहा ना दो बार रह गया है। अभी साइक्लोन एंटी साइक्लोन बतलाना है हमने, फिर ओशन के वाटर्स को बतलाना है, कैसे उसका डायरेक्शन बदलता है। ठीक है, और तब फिर मैं रेवोल्यूशन में जाऊंगा। तो फिर नहीं तो मुझे याद नहीं रहेगा, तुम लोग का देना रोटेशन हो गया, मैं रेवोल्यूशन में चला जाऊंगा, तो याद रखना तुम लोग का काम है। तो नेक्स्ट क्लास मुझे, इसलिए मैं आते इस क्लास में पूछता हूँ तुम लोग से कहाँ तक किया, तो कहाँ तक किया ये तुम लोग का काम है बतलाना। तो इसलिए यदि तुम लोग आगे बतला दोगे, यदि किसी बच्चों का है सर काफी ज्यादा सर खा जाते हैं, तो जंप कर जाना सर इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया है, तो मैं उसके आगे करा दूंगा। ठीक है। ठीक है, किसी बच्चे का कोई डाउट्स है तो पूछ लो। क्या बताओ?
इक्वेटर पर लो ही होगा हमेशा, ऊपर में है। हाँ, ये ऑल्टरनेट बैंड्स है। ये क्यों है, क्यों यहाँ पर हाई प्रेशर का मतलब क्या हो गया, वहां पर एयर ज्यादा है। लो प्रेशर का मतलब क्या है, वहां पर एयर मास कम है, यही हुआ ना। क्यों कम है क्यों ज्यादा है, वो मैं जब क्लाइमेटोलॉजी कराऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, अभी तो मैं इसलिए करा रहा हूँ कि इसका डायरेक्शन कैसे चेंज होता है वो बताने के लिए।